हम्म। रुको, थोड़ा टाइम लगेगा शायद, अभी हुआ नहीं है ना। हम्म। हम्म। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं मनीष मिश्रा स्वागत करता हूं आपका इस प्लेटफॉर्म पर। मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी बड़ी अच्छी चल रही होगी। आज मैं पुनः इस प्लेटफॉर्म पर आपके लिए लेकर आया हूं अप्रैल महीने का करंट जीके का पोर्शन, जिसमें हम राजस्थान भी करेंगे, साथ में भारत भी करेंगे। देखिए, बात यह है कि आपका एग्जाम, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसीपी की कर रहे हो, चाहे कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, करंट जीके सबका बेसिक होता है। यानी आप जब करंट जीके को अच्छे ढंग से करेंगे तो बाकी जो आपका पोर्शन है वो बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए। तो लीजिए, बिना देरी किए पहले आप मुझे बता दीजिए कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है, और ये आपको जो ब्लैक बोर्ड है, जो बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड सही ढंग से दिखाई दे रहा है, बिल्कुल क्लियर है। तो लीजिए, मैं शुरू करता हूं आज ये क्लास। देखिए, पहले राजस्थान का लेंगे पोर्शन, और वही तरीका होगा कि हम हर ऑप्शन पे बात करेंगे और फिर ऑप्शन से आगे बढ़ते हुए हम उसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम यहां पर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि 28 अप्रैल 2025 को राजस्थान के बैजनाथ महाराज को किस क्षेत्र के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब देखिए, इसमें हम बात करें पद्मश्री पुरस्कार की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत के अंदर मुख्यतः 4 बड़े पुरस्कार हैं। एक तो है भारत रत्न पुरस्कार है, दूसरा है पद्म विभूषण, फिर उसके बाद में है पद्म भूषण, और फिर है पद्मश्री। पद्मश्री। अब आप इसमें देखिए कि राजस्थान में इस बार 3 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार मिला है, 3 व्यक्तियों को। उनमें से एक है बैजनाथ महाराज, इनको मिला है। हम देखें, पहला ऑप्शन साहित्य, मांड व भजन लोक गायन, अध्यात्म क्षेत्र और नृत्य कला। तो इनको मिला है अध्यात्म के लिए। किसके लिए मिला है? अध्यात्म के लिए। और बैजनाथ महाराज कहां से हैं? सीकर से हैं। हर क्वेश्चन हम बड़े आराम से करेंगे, ठीक है। अब आप देखिए कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण 1954 से ये अवार्ड दिए जा रहे हैं। 1954 से अवार्ड दिए जा रहे हैं, और इसके अंदर यहां पर इस बार भारत रत्न अवार्ड नहीं दिया गया। इस बार पद्म विभूषण 9 व्यक्तियों को दिया गया है, पद्म भूषण 13 व्यक्तियों को दिया गया है, और पद्मश्री 113 व्यक्तियों को दिया गया है। टोटल 139 व्यक्तियों को ये अवार्ड दिए गए हैं। पद्मश्री जो अवार्ड है, या पद्म विभूषण अवार्ड है, ये कमेटी तय करती है, और उस कमेटी के अंदर कैबिनेट सचिव होते हैं, गृह सचिव होते हैं, और राष्ट्रपति के कुछ सदस्य होते हैं जो सचिव होते हैं इसके अंदर। आप एक बार इस फोटो में भी देख सकते हैं। श्रीमती बैतुल बेगम है, एक इनको दिया गया पद्मश्री, जो कहाँ की है? जो जयपुर की है, और मांड गायिका के अंदर इन्होंने काफी प्रसिद्धि पाई है। बैजनाथ जी महाराज अध्यात्म के लिए दिया गया है, और ये सीकर के हैं। और श्री सीन काफ निजाम जी ये साहित्य के लिए हैं, और ये जोधपुर के हैं। जोधपुर के हैं। तो आपको ये भी याद करना है कि ये कहां से है? जोधपुर से हैं, ये सीकर से हैं, और ये जयपुर से हैं। ये मांड गायिका में है, ये अध्यात्म में है, और ये साहित्य के अंदर है। लीजिए, दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम। अजिताभ शर्मा को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 किस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए दिया गया है? आपको नाम से स्पष्ट है, मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार, यानी जो व्यक्ति अपने काम में अच्छा करेगा उसे पुरस्कार दिया गया है। तो यह पुरस्कार दिया गया है लोक सेवा जो दिवस है उस दिन दिया गया है, और लोक सेवा दिवस आता है 21 अप्रैल को। कब आता है बेटा? 21 अप्रैल को आता है, ठीक है। अब यह पुरस्कार दिया गया है यहां पर इन्वेस्ट राजस्थान, डिजिटल राजस्थान, राइजिंग राजस्थान, सक्षम राजस्थान। तो ये दिया गया है राइजिंग राजस्थान के अंदर दिया गया है, राइजिंग राजस्थान में, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं? राइजिंग राजस्थान वही है जो मैंने पिछले मार्च में बात की थी आपसे, कि पूरा जो साप्ताहिक कार्यक्रम था मार्च का आखिरी का, उसमें पूरा काम इन्होंने, अजिताभ शर्मा ने बड़े शानदार तरीके से किया था। अच्छा, इसमें देखिए, लोक सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 21 अप्रैल को?
क्योंकि इसी दिन सरदार वल्लभ भाई जो पटेल हैं उन्होंने 21 अप्रैल 1947 को आईसीएस जो अधिकारी है, आईसीएस अधिकारी है, उनको संबोधित किया था, इसलिए इस दिन लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, किया क्या जा रहा है इसी दिन? मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार दिया जा रहा है। पहला तो दिया जा रहा है व्यक्तिगत श्रेणी में, 3 श्रेणी है। एक तो है व्यक्तिगत श्रेणी, दूसरी श्रेणी जो है वो है किसी संस्था को, कोई संस्था है उसको दिया जाएगा, और तीसरा है कि जो राजस्थान संपर्क पोर्टल है, राजस्थान संपर्क पोर्टल है, संपर्क पोर्टल में क्या होता है, शिकायत, जो भी लोक शिकायतें होती है उनका निवारण किया जाता है। अब देखिए यहां पर हम देखेंगे कि व्यक्तिगत श्रेणी में एक तो दिया गया है अजिताभ शर्मा को, ठीक है। अब एक जो दिया गया है, एक पुरस्कार दिया गया है, वो दिया गया है प्रज्ञा केवल रमानी को, प्रज्ञा केवल रमानी को दिया गया है, जो उदयपुर की संभागीय आयुक्त है। कहां की है? उदयपुर की संभागीय आयुक्त है। मैंने आपसे कहा कि हम हर क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन पे अच्छे ढंग से बात करेंगे। उदयपुर की संभागीय आयुक्त है, और इनको दिया गया है एक खेल है लैक्रोस, लैक्रोस खेल के लिए दिया गया है। लैक्रोस खेल आप यूं मानकर चलिए कि जैसे हॉकी खेलते हैं अपन, गेंद को एक नेट से दूसरे नेट में डालते हैं, उसी तरीके से लैक्रोस खेल है। आगे हम बात करेंगे इस पर। और ये टीएसपी क्षेत्र जो होते हैं, अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र होते हैं, वहां पर इस खेल का बढ़ावा दिया है, इसलिए इनको मिला है। दूसरा दिया गया है शुभम चौधरी को, इनको शिक्षा के अंदर दिया गया है। दूसरा पुरस्कार शिक्षा के अंदर शुभम चौधरी को दिया गया है, ठीक है। अच्छा, तीसरा जो पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया विपिन माथुर को, डॉक्टर विपिन माथुर को, डॉक्टर विपिन माथुर को। और इनको दिया गया है कि ये आरएनटी हॉस्पिटल जो है उदयपुर के, वहां के ये प्राचार्य हैं, और इनकी एक पहल रही है मेरा अस्पताल मेरी जिम्मेदारी, यानी इनकी एक पहल रही है, उस पहल पर इनको ये पुरस्कार मिला है। मेरा अस्पताल मेरी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी, ये इनकी पहल थी, इस पे दिया गया। तो यानी ये व्यक्तिगत पुरस्कार दिए गए हैं यहाँ पर। अच्छा, इसके अलावा राजस्थान संपर्क पोर्टल पर भी 2 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया शिकायत पर। एक तो दिया गया है वैभव गलारिया को, वैभव गलारिया को दिया गया है, और ये दिया गया है कृषि के अंदर, यानी कृषि में जो भी शिकायतें थी, जो भी शिकायत आपने करी, हमने करी, उनका इन्होंने निपटारा बड़े अच्छे ढंग से कर दिया गया, तो वैभव गलारिया को दिया गया है। दूसरा दिया गया आपके इसके अंदर यहां पर गोस्वामी, गोस्वामी जी को दिया गया है, और इनको दिया गया है स्टेट इंश्योरेंस के अंदर दिया गया है, ठीक है। तो ये आपके पास में मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार की पूरी सीरीज है। लीजिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। यहीं पर ही वर्ष 2025 में राजस्थान संपर्क पोर्टल पर कृषि क्षेत्र में शिकायतों के समाधान के लिए यह पुरस्कार किसे दिया गया है? अभी बात की थी मैंने, ये संपर्क पोर्टल पुरस्कार वाला है। ये जो पुरस्कार दिया गया है, अभी हमने बात की थी, यहां पर ये दिया गया वैभव गलारिया को। तो यहां पर जो ऑप्शन आएगा वो आएगा वैभव गलारिया, ठीक है। अच्छा, डॉक्टर विपिन माथुर को दिया गया था, बताया था मैंने अभी आपको, आरएनटी हॉस्पिटल के लिए मेरा अस्पताल मेरी जिम्मेदारी, यहां पर दिया गया है। अच्छा, प्रज्ञा केवल रमानी को लैक्रोस खेल के लिए, और प्रियंका गोस्वामी को दिया गया है स्टेट इंश्योरेंस में अच्छा काम करने के लिए पुरस्कार दिया गया है। डेट याद रखेंगे 21 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लोक सेवा दिवस पर प्रज्ञा केवल रमानी को किस क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मानित किया गया है? अभी मैंने बता दिया है, आप बिल्कुल आराम से कर लेंगे। क्वेश्चन रिपीट मैंने इसलिए किया क्योंकि क्वेश्चन काफी मोस्ट है। आप बताइए, शिक्षा में, स्वास्थ्य में लैक्रोस खेल को बढ़ावा देने के लिए या फिर महिला सशक्तिकरण के लिए? तो इसका उत्तर होगा लैक्रोस खेल को बढ़ावा देने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है ना। लैक्रोस खेल क्या है? देखिए आप, इस तरीके से खेल है, एक स्टिक होती है, इस स्टिक के अंदर इस गेंद को नेट के अंदर डाला जाता है। ये मुख्यतः उत्तरी अमेरिका, जो उत्तरी अमेरिका का मूल खेल है, वहां का एक खेल है जो यहां पर चलाया जा रहा है, और टीएसपी क्षेत्र के अंदर इस खेल को चलाया गया। ओके जी, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जातिगत जनगणना कराने का निर्णय केंद्रीय कैबिनेट ने कब लिया था? देखिए, जातिगत जनगणना, आपको पता है कि जनगणना तो होती है हमारे पास में, 2011 में थी, 21 में होनी थी, लेकिन पोस्टपोन हुई है। लेकिन ये जो जातिगत जनगणना है, ये अब ये कहा गया है कि जो सामान्य जनगणना होगी उसके साथ ही इसको कराएंगे। ये घोषणा की गई है 30 अप्रैल 2025 को। डेट को नोट कर लीजिएगा, 30 अप्रैल 2025 को। थोड़ा सा बैक में जाएं तो हम ये देखेंगे भारत में जनगणना है ना बेटा, ये शुरू हुई है 1872 से। लेकिन अगर हम बात करें कि कानूनी रूप से बात करें, हम बिल्कुल कानून के रूप से, विधिवत रूप से अगर बात करें कि जनगणना कब शुरू हुई है, तो ये हुई है 1881 से शुरू हुई है, 1881 से।
और इस वक्त गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिपन थे, है ना, लॉर्ड रिपन। थोड़ा सा अगर आप देखना चाहें तो ये थे। अच्छा, अब 1931 तक अंतिम बार जो थी वो जनगणना हुई थी जातिगत जनगणना, यानी 1931 में जातिगत जनगणना अंतिम बार हुई थी, और उसके बाद में फिर आजादी के बाद में कभी भी जातिगत जनगणना नहीं हुई है। हाँ, 2011 के अंदर आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, SECC यानी सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, यानी सामाजिक आर्थिक आधार पर जनगणना कराई गई थी, लेकिन उनके आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया गया। लेकिन 30 अप्रैल 2025 को क्या किया गया, एक संस्था है, एक कैबिनेट है, उसको आप लिख लीजिएगा, उसका नाम है CCPA यानी सेंट्रल कैबिनेट पॉलिटिकल अफेयर्स। ये जो संस्था है, इस कैबिनेट को हम कहते हैं सुपर कैबिनेट, इसका नाम होता है सुपर कैबिनेट। और ये जो सुपर कैबिनेट होती है, इसका अध्यक्ष, इनके अध्यक्ष जो होते हैं वो PM होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। और ये जो कैबिनेट है निर्धारित करती है कि आर्थिक जनगणना करानी है क्या, राज्यों के विभाजन पर बात करनी है, जातिगत जनगणना करानी है, इस पर निर्णय ये लेते हैं। तो इन्होंने निर्णय लिया है, यानी CCPA ने निर्णय लिया है, और उसके बाद में ये घोषणा की गई है कि इस बार जातिगत जनगणना होगी। ठीक है बेटा, तो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें देखिए आप, हाँ, वर्ष 2025-26 के लिए गन्ना किसानों के लिए FRP दर कितनी तय की गई थी? FRP दर। तो पहला हमारे पास कंफ्यूजन होता है कि सर FRP दर होती क्या है, ये तो बताइए। लेकिन देखते हैं बराबर ना, FRP दर। अच्छा, पहले इसका उत्तर देखें, 310 प्रति क्विंटल, 325, 355, 360। पहले हम ये जाने कि FRP दर क्या होती है। देखिए, FRP का मतलब होता है फेयर रिमेंट, आपके पास में यहां पर प्राइस होगी, यानी उचित एवं लाभकारी मूल्य। इसको अपन हिंदी में बोलेंगे उचित एवं लाभकारी मूल्य, ये बोलेंगे। अच्छा, ये किसका मूल्य है सर? अभी आप थोड़ा सा धीरे रखें, पता लग जाएगा। एक संस्था है CACP, ये कृषि एवं किसान मंत्रालय जो है उसके अधीन काम करती है, किसान मंत्रालय के अधीन काम करती है, और संस्था का नाम है CACP। यानी इसका मतलब है यहां पर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। इसको बड़े ध्यान समझना बेटा, बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा, है ना। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ये क्या करता है? ये एक तो करता है FRP की घोषणा करता है, यानी FRP की मंजूरी देता है। FRP क्या होती है? ये केवल गन्ने के लिए होती है, यानी गन्ने का एक उचित एवं लाभकारी मूल्य तय करेगा। कौन? CACP करेगा। और दूसरा, ये गन्ने को छोड़कर 23 जो फसल होती है, बाकी जो 23 फसल बच गई, उसके लिए MSP की घोषणा करता है, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है। अच्छा, अब ये FRP क्या होती है सर? जो ये मूल्य डिसाइड किया गया है, अभी क्या डिसाइड किया गया है? अभी इसका उत्तर है 355 रुपए प्रति क्विंटल का डिसाइड किया गया है। यानी कोई भी चीनी जो मिल होगी, चीनी मिल, वो किसान को इतने रुपए तो देगी ही देगी। क्लियर आपके पास में? ये FRP होता है। और MSP होता है बाकी 23 फसलों पर। अब होता क्या है आप समझिए आप, CACP FRP और MSP को भेजता है कृषि एवं किसान मंत्रालय को। किसको भेजता है? कृषि एवं किसान मंत्रालय के पास में ये जाता है, किसान मंत्रालय के पास में चीज जाती है। तो कृषि एवं किसान मंत्रालय FRP को मंजूरी दे देता है, लेकिन MSP को मंजूरी देता है, वो देता है CCEA। CCEA क्या है? वही जो हमने बात की थी, सेंट्रल कैबिनेट इकोनॉमिक अफेयर्स। वो पॉलिटिकल अफेयर्स था पिछले क्वेश्चन में, ये इकोनॉमिक अफेयर्स है। ये MSP को मंजूरी देता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी देता है। तो FRP केवल किसके लिए है? गन्ने के लिए। क्लियर है आपके पास में? ओके जी। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना आप इसके अंदर, मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ रही है। बेटा अगर मैं सीधा आपको आसान बता देता कि किसान एक FRP तय करता है, इसका उत्तर ये हो जाता, तो आपको मालूम ही नहीं हो तो आप कैसे मालूम करेंगे? तो कम से कम आपको मालूम हो गया कि कृषि लागत आयोग क्या होता है और ये काम क्या करता है ना। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी, और अभी इसके अध्यक्ष विजयपाल शर्मा, इसके CACP के। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 की गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए बनी राज्य स्तरीय समिति का अध्यक्ष कौन है? देखिए, सहकारिता, अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, तो अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष हो रही है और हम बात कर रहे हैं राज्य की, तो इसको थोड़ा समझिए आप। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने
जो आपका 2025 का जो वर्ष है ना बेटा, इसको अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है। ओके जी। और क्या थीम रखी है? उन्होंने थीम रखी है कि कोऑपरेटिव बिल्ड ए बेटर वर्ल्ड, यानी सहकारिता एक अच्छा संसार बना सकती है। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी कोऑपरेटिव बिल्ड ए बेटर वर्ल्ड, एक अच्छा संसार बना सकती है। ओके जी। अच्छा, इसका जो एक लॉन्च किया गया था, यानी पहली बार ये लॉन्च की गई थी, ये जो अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष की जो थीम थी ये वाली, तो इसका सॉफ्ट लॉन्च हुआ था पहले। सॉफ्ट लॉन्च, सॉफ्ट लॉन्च का मतलब होता है कि आपने एक बार देखने के लिए किया है कि हम जो काम कर रहे हैं वो कैसे है, तो एक बार छोटे स्तर पर लॉन्च कर देते हैं। तो ये हुआ न्यूयॉर्क में। कहां पर हुआ है? न्यूयॉर्क में। और इसका आधिकारिक जो लॉन्च हुआ था वो हुआ था नई दिल्ली में। कहां पर हुआ था बेटा? नई दिल्ली में हुआ था, नवंबर 24 के अंदर। अच्छा, अब कहानी क्या है? कहानी यह है कि राजस्थान ने भी इसको मानते हुए कि भाई अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 को, तो उन्होंने भी क्या कर दिया, ये एक समिति का गठन कर दिया राज्य स्तरीय। किस पर? सहकारिता पर। इन्होंने भी सहकारिता पर एक कमेटी का गठन कर दिया। और उस कमेटी का जो गठन किया, ठीक है ना, इस कमेटी का जो गठन किया ना बेटा, इस कमेटी के अंदर यहां पर भजन लाल शर्मा इनके अध्यक्ष थे, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं। भजन लाल शर्मा अध्यक्ष थे। और साथ में जब गठन हो रहा था, जब इसका उद्घाटन हो रहा था, तो साथ में हमारे गृह मंत्री आए थे, अमित शाह। कौन थे? अमित शाह थे सर। अच्छा, अब यहां से क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन क्या है देखिए आप, कि भजन लाल शर्मा थे, मतलब इसका उत्तर क्या हो गया? समिति का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री, सहकारिता मंत्री, मुख्य सचिव, पंचायत राज मंत्री। उसका उत्तर होगा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। देखिए, अमित शाह क्यों आए थे? अमित शाह इसलिए आए थे बेटा, क्योंकि जो सहकारिता मंत्रालय है, सहकारिता जो मंत्रालय है भारत में, इसकी स्थापना हुई है 2021 में हुई है, 2021 में हुई है। और अमित शाह हमारे प्रथम सहकारिता मंत्री हैं। क्लियर है? अमित शाह हमारे प्रथम सहकारिता मंत्री हैं, इसलिए ये अमित शाह यहां पर आए थे। तो यहां पर क्वेश्चन याद हो गया आपको ना। और सहकारिता जो संशोधन हमारे शामिल किया गया, वो 97 जो संशोधन है उसके अंदर हमने इसको शामिल किया है। और राजस्थान में सबसे पहले अजमेर के भिनाई 1905 में अजमेर के भिनाई में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1905 में अजमेर के भिनाई में। ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है, ध्यान रखना आप। सहकारिता जो एक आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो अजमेर में हुई थी। ओके जी, ये क्वेश्चन हो गया। सहकारिता मंत्री कौन है ना? मुख्य सचिव। मुख्य सचिव कौन है? सुधांशु पंत है, सुधांशु पंत है। और पंचायत राज मंत्री कौन है? ये आप इसको आप सोचिए, मुझे बताइए कि अभी राजस्थान के पंचायत राज मंत्री कौन है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसका आंसर आएगा तब बात करूंगा आपसे, है ना। ओके जी, अगला देखते हैं हम। वर्ष 2025-26 की नियम समिति के अध्यक्ष कौन है? नियम समिति के, देखिए पहली बात देखिए, हम थोड़ा सा मालूम करें कि इस बार सर अभी जो विधानसभा चल रही है ना सर, विधानसभा जो चल रही है ना सर, वो है 16वीं विधानसभा। ओके जी, बिल्कुल सही है सर, 16वीं विधानसभा चल रही, मान गए आपकी बात। अच्छा, इसके अंदर विधानसभा जो चल रही है, तो हमारे मुख्यमंत्री तो पता ही है आपको, सीएम तो पता ही है, लेकिन जो विधानसभा जो अध्यक्ष हैं, विधानसभा जो अध्यक्ष है ना, वो कौन है? वो वासुदेव देवनानी है। वासुदेव देवनानी है। ओके जी। अच्छा, प्रतिपक्ष के नेता कौन है? प्रतिपक्ष के नेता कौन है? वो है टीकाराम जूली। टीकाराम जूली। अभी सब चीजें चलेगी बेटा, आप ध्यान से देखना। टीकाराम जूली है। अच्छा माफ कीजिएगा, प्रतिपक्ष के उपनेता कौन है? उपनेता कौन है? यह है रामकेश मीणा। रामकेश मीणा। अब देखिए आप, अब ये कह रहे नियम समिति, तो हमारे टोटल यहां पर 22 समितियां हैं बेटा। विधानसभा के अंदर 22 समिति बनती है, जिनमें से 4 मतलब अर्थव्यवस्था आर्थिक रूप से जुड़ी हुई है, बाकी 22 समिति है। अच्छा, अब ये हो रहे नियम समिति की, तो नियम कौन बनाएगा विधानसभा? बताइए आप मुझे, नियम कौन बनाएगा? विधानसभा अध्यक्ष ही बनाएगा ना। तो कौन है विधानसभा अध्यक्ष? आपके सॉरी वासुदेव देवनानी है। तो यहां पर इसका उत्तर हो जाएगा वासुदेव देवनानी। ओके जी, ये नियम समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे। अच्छा, एक समिति और होती है, उसका नाम होता है प्रयोजना संबंध समिति। इसके अध्यक्ष भी मेरे बेटा
इसके अध्यक्ष भी कौन है? इसके अध्यक्ष आप ले सकते हैं, ये भी वासुदेव देवनानी है, लेकिन इस समिति के सदस्य सीएम होते हैं। थोड़ा सा याद रखेंगे, इस समिति के सदस्य कौन होते हैं? सीएम होते हैं। पर्यायोजना समिति होती है, इसके अध्यक्ष तो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, लेकिन जो सीएम होते हैं इसके सदस्य होते हैं। अच्छा, यहां पर टीकाराम जूली किसके हैं? ये लोक लेखा समिति, जो लोक लेखा समिति है उसके अध्यक्ष हैं। अब इसका मतलब यह हुआ कि जो भी लोक लेखा समिति होगी उसके अध्यक्ष हमेशा प्रतिपक्ष का नेता बनेगा, और प्रतिपक्ष के नेता कौन थे? टीकाराम जूली थे। आप बताइए, क्लियर है ना? इसलिए वो क्या है? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। अच्छा, अब कालीचंद सराफ क्या है? ये जो है राजकीय उपक्रम समिति जो होती है, उपक्रम समिति है, उसके अध्यक्ष हैं। और नरेंद्र बुडालिया जो है वो विशेषाधिकार समिति है, विशेषाधिकार समिति है, उसके अध्यक्ष हैं। तो ओके, एक क्लियर हो गया आपके नियम समिति और ये सब। तो मुझे उम्मीद है कि बेटा आपको चीज समझ में आ रही होगी। अगर आ रही है तो प्लीज आप कमेंट बताएं कि कैसा लग रहा है, आप कमेंट्स करके बताएं, और आंसर भी दें जो मैं पूछ रहा हूं, सहकारिता मंत्री वाला आंसर आ जाना चाहिए आपका। देखिए आगे। अच्छा, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए, इनमें से कहीं से भी आ जाए, हम देखते हैं। देखिए, बिल्कुल इसका पोस्टमार्टम करेंगे, आप ध्यान से देखिए। मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2025 के बारे में असत्य कथन क्या है? देखिए, मारवाड़ रत्न पुरस्कार, आपको जोधपुर का ध्यान हो रहा है कि जोधपुर से मतलब है, तो इसकी घोषणा जो दिया जाता है, ये दिया जाता है 12 मई को। ठीक है, 12 मई को क्यों देते हैं सर? क्योंकि ये जोधपुर का स्थापना दिवस है, ये जोधपुर का स्थापना दिवस है। ओके जी सर, बिल्कुल सही है, जोधपुर का स्थापना दिवस है। अच्छा, दिया कहां जाता है? ये दिया जाता है मेहरानगढ़ दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में दिया जाता है, और एक संस्था देती है, उस संस्था का नाम है मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट। ये संस्था है, वो ये देती है। ओके जी, ठीक है सर, आगे बताएं। अच्छा, इसमें बोल रहा है कि इसमें कौन सा कथन असत्य है? तो पद्मश्री कोमल कोठारी पर सम्मान फतेह सिंह व सौर्य जोन को दिया गया, बिल्कुल दिया गया सर, ये बिल्कुल दिया गया, बिल्कुल लाइन टाइम क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। चिरंजीव युवराज शिवराज सिंह सम्मान, ये दिया गया अवनी लखेरा को। अवनी लखेरा कौन है? आपको याद होगा, ये पैरा ओलंपिक के अंदर इन्होंने शूटिंग के अंदर 2 बार गोल्ड मेडल जीते हैं, है ना, ओलंपिक के अंदर। तो ये है पैरा ओलंपिक के अंदर, इनको मिला है बेटा। ओके जी। महाराजा विजय सिंह सम्मान किसको दिया गया? ये दिया गया पद्मश्री बैतूल बेगम को। और बैतूल बेगम अभी बात की थी, जयपुर की है और मांड गायिका के अंदर है, हम ये बात कर चुके हैं। ठीक है, अब राव जोधा सम्मान किसको दिया गया है? देखो, राव जोधा सम्मान चंद्र प्रकाश देवल को नहीं दिया गया है, तो फिर किसको दिया गया? ये दिया गया है, राव जोधा सम्मान दिया गया है, ये दिया गया प्रेम भंडारी को, प्रेम भंडारी को दिया गया है, जो एनआरआई है, मतलब राजस्थान के तो हैं, जोधपुर के तो हैं, लेकिन बाहर रहते हैं, एनआरआई, उनको दिया गया है। तो सर ये फिर चंद्रप्रकाश देवल कौन है? आपने मेरा पिछला वीडियो देखा हुआ मार्च का, तो चंद्रप्रकाश देवल आपको क्लिक कर रहा होगा। ये चंद्रप्रकाश देवल वही है जिनको दीपचंद जैन साहित्य पुरस्कार मिला था, जैन साहित्य पुरस्कार मिला था। और इनको अब इस संस्था ने क्या पुरस्कार दिया है? ये पुरस्कार भी मिला था इनको, और अब क्या दिया है इनको? नारायण सिंह भाटी पुरस्कार, यानी नारायण सिंह भाटी सम्मान दिया गया है मारवाड़ के अंदर। ये यहां पर सही है। ओके जी, नारायण सिंह। अच्छा, इसका सर्वोच्च सम्मान एक और होता है राव सिंह सम्मान, मैं स्कोर कर देता हूं, राव सिंह सम्मान, ये कलर ले लेते हैं। ठीक है, ओके जी, राव सिंह सम्मान, राव सिंह सम्मान जो है वो दिया गया है भीमसेन, भीमसेन सिंगल को। भीमसेन ये डॉक्टर हैं, डॉक्टर हैं और न्यूरोलॉजी के डॉक्टर हैं, तो इन भीमसेन जी को क्या दिया गया? राव सिंह सम्मान दिया गया। ओके जी, बिल्कुल क्लियर है। तो ये चीजें आपके सामने आ गई, यहां से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको करना है, बिल्कुल इस तरीके से आप देखेंगे, चीजें समझ में आएगी। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। 11 अप्रैल 2025 को पंचायतों के पुनर्गठन के लिए गठित राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अब इसका निचोड़ यह है कि भैया सर इसमें सलाहकार समिति है, वो किसका पुनर्गठन कर रही है? पंचायतों का, पंचायतों का कर रही है। तो इसका अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष जो है बेटा वो है आपके ललित के पवार है। कौन है साहब? ललित के पवार साहब है साहब। अच्छा, इसका कार्य क्या है? जो ये समिति का कार्य क्या है? समिति ये है, ये कार्य ये है कि जो भी राजस्व गांव है या तहसील है या उप तहसील है, इसका ये पुनर्गठन करेगी। क्या करेगी सर? पुनर्गठन करेगी। ओके जी। तो पुनर्गठन कैसे करेगी? जनसंख्या के आधार पर करेगी। तो जनसंख्या के आधार पर करेगी, तो जनसंख्या के आंकड़े कौन सी लेगी सर?
ये लेगी 2011 की जनगणना के आंकड़े लेगी, ये जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके आंकड़े ले गई। ओके सर। अच्छा, करेगी क्या? ये करेगी जब 2500, जहां जिस क्षेत्र में या जिस पंचायत में 2500 जनसंख्या है ना, 2500 जनसंख्या है, वहां पंचायत बना सकते हैं। ये इन्होंने चेंज किया है कि वहां पंचायत बन सकती है जहां पर 2500 जनसंख्या है। अच्छा, और जो बॉर्डर के इलाके हैं, जो बॉर्डर के इलाके हैं, वह 2500 की जगह 1600 अगर जनसंख्या है, 1600, तो वहां पर भी पंचायत का निर्माण हो सकता है। ओके जी, वैसे सामान्य 2500 है, और अगर हम बात करें कि बॉर्डर का इलाका है तो वहां 1600 के अंदर भी आपकी पंचायत बन जाएगी। अच्छा, एक चीज और देखिए आप इसमें, यहीं पर ही ये जो राजकीय उपक्रम जो आपका ये जो प्रशासनिक इकाई गठित की पंचायतों के पुनर्गठन के लिए, तो यहाँ की एक संयोजक, यहाँ की जो मंत्रिमंडलीय उप समिति, इसकी मंत्रिमंडलीय उप समिति के जो संयोजक है वो कौन है? वो है आपके मदन दिलावर। क्यों? क्योंकि मदन दिलावर शिक्षा मंत्री होने के साथ में पंचायती राज मंत्री भी है राजस्थान के। क्योंकि पंचायत से रिलेटेड है, इसलिए इनको इसकी जो उपसमिति है उसका संयोजक बनाया गया है। अब क्लियर हो गया कि मदन दिलावर हमारे पंचायती राज मंत्री हैं। ठीक है। टीकाराम जूली आपको बताया था प्रतिपक्ष के नेता हैं। ओके जी, लीजिए अगला क्वेश्चन, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। 34वां सरस्वती सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो आपको आंसर तो मैं दे रहा हूं, ठीक है, आंसर आप लीजिए। आंसर आपके पास में सूर्यबाला, डॉक्टर माधव हाड़ा, साधु भद्रेदास, प्रोफेसर हरिदास शर्मा। इसका आंसर है साधु भद्रेदास। क्यों दिया गया है? क्योंकि इनकी कृति है, उस कृति के आधार पर दिया गया। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि जो सरस्वती सम्मान है वो दिया किस लिए है, मतलब वो संस्था कौन सी है जो ये सम्मान देती है, हमको ये चीज देखनी है। तो वो है के बिड़ला फाउंडेशन। के बिड़ला फाउंडेशन वो ये सम्मान देती है। तो के बिड़ला फाउंडेशन है, उनके द्वारा सम्मान दिया जाता है। के बिड़ला फाउंडेशन, कृष्ण कुमार बिड़ला, 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये सम्मान देती है। इन्होंने सम्मान दिया सरस्वती सम्मान, किसको दिया है? साधु भद्रदास को दिया है। हाँ, इनकी कृति का नाम था स्वामी नारायण सुधा चंद्र। ये कृति संस्कृत में उसमें दिया गया है। अच्छा, इसके अलावा और सम्मान देती है सर। अच्छा, और सम्मान क्या देती है संस्था? ये संस्था और क्या सम्मान देती है? एक सम्मान देती है, दूसरा उसका नाम है यहाँ पे व्यास सम्मान। व्यास सम्मान, और ये सम्मान दिया गया है सूर्यबाला को दिया गया है। किसको दिया गया है? सूर्यबाला को। इनकी है रचना है कौन देशरो वासी। इस रचना के लिए इनको व्यास सम्मान दिया गया है। अच्छा ठीक है, और एक सम्मान और होता है, उसका नाम है बिहारी सम्मान या बिहारी पुरस्कार भी कह सकते हैं आप। बिहारी पुरस्कार, जो बिहारी पुरस्कार होता है ना बेटा, ये क्यों दिया जाता है? ये दिया जाता है राजस्थान जो मूल का व्यक्ति है, राजस्थान मूल का व्यक्ति जो राजस्थानी भाषा में या हिंदी भाषा में लिख रहा है, तो उसकी जो पुस्तक है जो 10 साल पुरानी तक हो, उसको दिया जाता है। तो माधवदास, डॉक्टर माधव हाड़ा को ये पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर माधव हाड़ा को ये पुरस्कार दिया गया है। और ये जिनकी रचना है वो है पचरंगा चोला पहन सखी। पचरंगा चोला पहन सखी, इसके लिए इनको दिया गया है। यहां पर मैं थोड़ा सा इसको कर देता हूं कि व्यास सम्मान दिया गया है इनको और बिहारी पुरस्कार दिया गया है इनको। अच्छा, एक पुरस्कार और बच गया, एक और हम कर लेते हैं यहां पर। तीसरा, वाचस्पति पुरस्कार। ये पुरस्कार जो होता है ये संस्कृत के अंदर दिया जाता है, और ये दिया गया है प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को दिया गया है। और इनकी रचना है वांग्मय कोश के लिए ये सम्मान दिया गया है। ठीक है। अच्छा, एक पुरस्कार और है, ये 1 2 3 यहां से आ गया, 4th नंबर का और कर लीजिए, जीडी बिड़ला पुरस्कार। जीडी बिड़ला पुरस्कार ये सब कौन दे रहा है भैया? ये दे रहा है आपके के बिड़ला फाउंडेशन दे रही है। और ये पुरस्कार दिया जाता है साइंस के लिए, और ये दिया गया है जैकब सुबी जॉर्ज को। जैकब सुबी जॉर्ज हैं जो रसायन विज्ञान के अंदर है, उनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो
कहने का मतलब यह है कि आपका काम खत्म यहां से नहीं होता कि सरस्वती सम्मान किसको दिया गया, आपको यह भी देखना है कि सम्मान देता कौन है और अन्य अन्य पुरस्कार कौन से हैं। मेरे हिसाब से क्लियर होगा। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड के गठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कथन के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम थोड़ी सी आपस में बात करते हैं। देखिए, वैदिक संस्कार शिक्षा बोर्ड की बात है तो संस्कृत से रिलेटेड है, जानते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि एक ऐसे बोर्ड का गठन किया जाएगा जो वैदिक परंपरा में, जैसे मान लीजिए हम बात कर सकते हैं कि वैदिक कुल के जो वैदिक विद्यालय थे, है ना, मॉडल विद्यालय थे, गुरुकुल थे, उनको वापस लाना है। तो ये एक बोर्ड का गठन किया गया था। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो गणेशी लाल सुथार थे। इसमें कार्य करने के लिए रखा गया कि जो संस्कृत शिक्षा बोर्ड है वो इसका प्रशासनिक विभाग होगा, यानी कि योजनाओं को लागू करेगा। और इसका कार्यकाल कितने वर्ष का है? 3 वर्ष का है। ठीक है, लीजिए हम शुरू करते हैं अब आगे। पहला ऑप्शन, वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड में सदस्यों का कार्यकाल 1 साल का रहेगा। यहीं पर गलत हो गया, इसका आंसर होगा 3 साल का रहेगा। कितने साल का रहेगा? 3 साल का, लिख लीजिएगा 3 साल का। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, बिल्कुल सर। इसमें 12 तो होते हैं सरकारी और 10 होते हैं निजी। ओके जी, इसमें 22 सदस्य होते हैं। संस्कृत शिक्षा विभाग इस बोर्ड का प्रशासनिक विभाग होता है। प्रशासनिक विभाग का मतलब यह होता है कि यही विभाग सारी योजनाओं को लागू करेगा आपके सामने। और बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष प्रोफेसर गणेशी लाल सुथार हैं। इनको नोट कर लेना इंपॉर्टेंट के रूप में। क्लियर है? तो ये अपना क्वेश्चन हो गया है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। 31 मार्च 2025 तक केंद्र सरकार की एग्रिस्टेक प्रोजेक्ट के तहत किसानों की जमीन को आधार से लिंक करने में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? अब ये एग्रिस्टिक प्रोजेक्ट क्या है ये आप जानते होंगे बेटा। आप अगर खेतीबाड़ी करते हैं, घर पे भी करते होंगे, तो आपको पता होगा कि फरवरी माह के अंदर एक चला था योजना कि आपकी जमीन को आधार से लिंक करना है। आप ई मित्र पे गए होंगे और आपने लिंक किया भी होगा, है ना। उसकी लास्ट डेट थी 31 मार्च 2025, इसलिए अब तक आपने कर दिया होगा। इसके अंदर प्रथम स्थान पर रहा है हमारा राजस्थान। राजस्थान ने 81% काम कर लिया है, 81% काम किया। और राजस्थान के सबसे नंबर ऊपर रहा है आपके पास में डिडवाना कुचामन। इसके अलावा नागौर 2 नंबर पर रहा है और तीसरे पर रहा है कोटपुतली बहरोड रहा है। ठीक है, और सबसे न्यूनतम, सबसे जो नीचे रहा है उसका नाम है बीकानेर क्या रहा है? बिल्कुल निम्नतम नंबर पर रहा है। अच्छा, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें किसान को 11 नंबर का एक आईडी कोड दिया जाता है। 11 संख्याओं का एक कोड दिया जाएगा, जिससे उनको पता लग जाएगा कि उनकी जमीन रजिस्टर्ड हो गई है। मुझे उम्मीद है कि बेटा आपको चीजें समझ में आ रही होगी। धीरे धीरे हम चीजों को अच्छे ढंग से करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं यकीन दिला रहा हूं बेटा आपको, आप देखना क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन बाहर नहीं आएंगे, है ना। मुझे टाइम थोड़ा कम मिल रहा है, 1-1.5 घंटे में क्लास को समेटना है, इसलिए समय कम मिल रहा है। नहीं तो काफी इन प्रयासों में भी हम अच्छी सफलता प्राप्त कर लेंगे। बस आप साथ रखें, विश्वास रखें। राजस्थान के बालोतरा जिले बाड़मेर में दुर्लभ खनिज मृदा तत्व ऑक्साइड पाया गया है। कहां पर पाया गया है? दुर्लभ खनिज मृदा तत्व ऑक्साइड है, ये पाया गया है जसोल, पंचभद्रा, शिवाना, भियाड़। तो ये पाया गया शिवाना की पहाड़ी में पाया गया। ये लगभग आप मान लीजिए 1,18,000 टन के करीब ये पाया गया है। अच्छा, इसको ढूंढा किसने है? परमाणु ऊर्जा विभाग ने ढूंढा है। परमाणु ऊर्जा विभाग ने इसे ढूंढा है। इसने 2 काम किए हैं, एक को कहेंगे G4, एक को G3। G4 के अंदर इस ऑक्साइड को, इस तत्व को ढूंढा गया है और 3 के अंदर उसको खोजा गया है, मतलब उसको ढूंढकर उसको निकाला गया है। यानी 2 चरण चले हैं, G4 और G3। ढूंढा किसने? परमाणु ऊर्जा विभाग ने ढूंढा है। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है 1954 में हुई है बेटा। अच्छा, इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय, क्योंकि हम इसको भी तो पढ़े, इसका मुख्यालय है आपके मुंबई में, है ना। मुंबई के अंदर इसका मुख्यालय है। इसके जो प्रथम अध्यक्ष जो रहे थे वो रहे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। और अभी जो अध्यक्ष कह दें, सचिव कह दें, जो भी कह दें आप, वो रहे हैं अभी हैं अजीत कुमार मोहंती। इसके अध्यक्ष कह दें या सचिव कह दें, वर्तमान है बेटा। ठीक है, ओके, चीजें बिल्कुल आपके सामने हैं, परत दर पर हम चीजों को खोल रहे हैं। 12 अप्रैल 2025 को किस जिले में नए रनवे पर हवाई सेवा की शुरुआत की गई? नया रनवे देखा गया था, नया रनवे।
और इसका हम आंसर देखेंगे, कोटा है, बारा है, झालावाड़ है, भीलवाड़ा। तो इसका आंसर है बेटा झालावाड़। झालावाड़ में एक पट्टी है, इसका नाम है कोलार पट्टी। कोलार पट्टी एक रनवे जानते हैं आप, जहां पर जो हवाई जहाज होता है वो उड़ान भरने से पहले जब थोड़ा आगे चलता है, दौड़ता है रनवे के ऊपर, उसको रनवे कहते हैं। ये कोलार पट्टी है। इस कोलार पट्टी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय पट्टी भी कह देते हैं या एयरपोर्ट भी कह देते हैं। वैसे तो इसको ये भी कह देते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट कह देते हैं। ये यहां पर नई हवाई सेवा की शुरुआत की गई है। ये लगभग 3000 मीटर की लंबाई है और ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा रनवे है। तीसरा सबसे बड़ा रनवे है। ओके, झालावाड़ के अंदर। अच्छा, एक चीज और देखें, इसको किस योजना के तहत बनाया जा रहा है? ये देखिए आप, किस योजना के तहत बनाया जा रहा है? इसको बनाया जा रहा है उड़ान योजना के तहत। उड़ान योजना, इसका उद्देश्य है कि उड़े देश का आम नागरिक, ये इसकी थीम है, उड़े देश का आम नागरिक। ये उड़ान योजना 2017 की है और उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। और इसका उद्देश्य है कि भाई आप शहर के अंदर या कहीं पर भी, आप जो छोटे शहर है वहां पर भी उड़ान को, यानी वायुसेना को, सॉरी वायु जो परिवहन है उसको आप सुलभ बना दे, आसान बना दे। अच्छा, जो नागरिक उड्डयन मंत्री जो हमारे हैं वो है राम मोहन नायडू। वर्तमान में नागरिक जो उड्डयन मंत्री हैं, जो उड्डयन मंत्री हैं वो है राम मोहन नायडू। ओके जी, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम लगेगा बेटा, थोड़ा सा क्वेश्चन में टाइम लग रहा है क्योंकि जो क्वेश्चन होंगे डिटेल्स में होंगे, जहां काम करना है तो हम करूंगा काम, टाइम लगेगा लेकिन काम करेंगे। 9 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार द्वारा जारी पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स में राजस्थान की किस पंचायत को देश भर में 8वां स्थान मिला है? पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स में। अच्छा देखो, इसमें जो आप ऑप्शन देखेंगे, पुरावारी सीकर, पिंडावल डूंगरपुर, सहबाज पाली और साजनवास बीकानेर। इसका आंसर है पिंडावल डूंगरपुर। पिंडावल डूंगरपुर को दिया गया। अच्छा, इसमें मतलब ये देखिए, पहले स्थान पे कौन सी रही है? राजस्थान की पंचायत को 8वां स्थान मिला है। पहले जो स्थान पर रहा है वो रहा है गुजरात, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आप इसमें समझिए कि इसमें पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स है, इसमें 9, आपके पास में 9 इंडेक्स होते हैं, यानी 9 सूचकांक मान लीजिए आप। 9 सूचकांकों के आधार पर किसी पंचायत को देखा जाता है। 9 सूचकांक कैसे? स्वास्थ्य देख लीजिए, शिक्षा देख लीजिए, बालकों को आप जो लिंगानुपात उसको देख लीजिए, स्वच्छता देख लीजिए। उस 9 इंडेक्स पर उसको नंबर दिए जाते हैं और उसके अंदर हमारे राजस्थान का जो एक पंचायत है पिंडावल डूंगरपुर, वो 8वें स्थान पर आई है। ओके, ठीक है। अच्छा, थोड़ा पंचायत का अगर आप थोड़ा सा देखेंगे, आगे आ जाएगा, लेकिन आप थोड़ा सा देख भी लीजिए कि जो पंचायत जो है ना, जो पंचायत व्यवस्था जो हुई है ना, पंचायत व्यवस्था हुई है वो हुई है 73वें संविधान संशोधन में। 73वें संविधान संशोधन में हुई है, ठीक है, और से याद रहेगा हमको। और ये 1992 में था। अनुसूची कौन सी थी? अनुसूची 11 थी। भाग क्या था? भाग 9 था। ओके। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें प्रथम बात अगर हम थोड़ा सा देखें कि ये जो नगर पालिका ये कब लागू हुई है, तो 74वें में हुई है। थोड़ा सा याद रखेंगे, 74वें के अंदर ना, भाग 12 में। अच्छा, पहली बार पंचायत, जो पंचायत व्यवस्था थी वो कहां लागू हुई थी? वो भारत में लागू हुई थी, नागौर जिले में। भारत में भी, राजस्थान में, और राजस्थान में भी कहां लागू हुई? नागौर जिले में। नागौर जिले, और नागौर का एक गांव है बागड़ी गांव। बागड़ी गांव, वहां पर सर्वप्रथम पंचायत व्यवस्था लागू हुई है। और पंचायत राज मंत्री, जैसे हमने बात किया, हमारे तो कौन है? हमारे तो है मदन दिलावर। और सेंट्रल में कौन है? राजीव रंजन सिंह, लल्लन सिंह वो है यहाँ पर। आगे देखिए हम, राजस्थान में महामारी के नए वायरस पर रिसर्च के लिए पहली हाईटेक लैब कहां स्थापित की गई है? जोधपुर विश्वविद्यालय, सीकर मेडिकल कॉलेज, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर और राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर। तो इसका आंसर है राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर, जो बांदर सिंदरी में है। कहां पर है? बांदर सिंदरी में है। अच्छा, ये लैब कैसी बेटा? ये लैब हाईटेक लैब है। हाईटेक लैब कैसे है कि इस लैब के अंदर मनुष्य के अलावा जानवरों पर भी वो प्रयोग किए जाएंगे। हम उसमें देखेंगे कि उसका प्रभाव किस प्रकार हो रहा है। इस प्रकार ये हाईटेक लैब है। इसको ABSL पे काम कर रही है, यानी एनिमल
एनिमल सेफ्टी पर्पज के हिसाब से काम करे, चूहों पर इस पर परीक्षण किया जाएगा। ठीक है, कहां पर है? राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय इस पर है। इसमें आप टीबी के मान लीजिए, कोविड 19 है, कोविड जो 19 हुआ था, उन महामारियों पर यहां पर काम हो रहा है कि उस पर कैसे हम निजात पाए। नया क्वेश्चन है, कूनो नेशनल पार्क से पावक और प्रभास चीतों को भारत में कहां छोड़ा गया? अब ये दो चीते आ गए, एक चीता तो क्या नाम है? पावक, और एक है प्रभास। ठीक है सर, मान लिया, बिल्कुल मान लिया। छोड़ा कहां गया पहले ये बताइए सर आप। तो देखिए, कूनो नेशनल पार्क से तो है ही, तो वो तो आएगा नहीं। रातापानी, गांधी सागर और कान्हा नेशनल पार्क। तो इसका आंसर है आपके पास में गांधी सागर अभ्यारण्य, जो मध्य प्रदेश में, गांधी सागर अभ्यारण्य, है ना। अब देखिए, ये प्रभास से जो चीते हैं ये लाए गए थे दक्षिण अफ्रीका से, और फिर ये छोड़े गए कूनो नेशनल पार्क में, लेकिन वहां पर ये रह नहीं पाए, तो इनको छोड़ दिया गया गांधी सागर अभ्यारण्य में छोड़ दिया गया। अच्छा, इसके अलावा देखो एक चीता कॉरिडोर बनाया गया है, चीता कॉरिडोर, क्योंकि आपको ध्यान होगा जो चीता है, आप चीता और बाघ में अंतर जानते हैं ना, टाइगर और चीता अलग होता है बेटा, है ना। चीता को इंग्लिश में चीता ही कहते हैं, और जबकि टाइगर होता है वो होता है बाघ होता है। तो टाइगर और चीता अलग होता है। तो जो चीता कॉरिडोर बनाया गया है इनकी सुरक्षा के लिए, वो बनाया गया 17,000 किलोमीटर का बनाया गया, जो चलेगा आपके एमपी, थोड़ा सा यूपी, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, और राजस्थान में चलेगा, जिसमें राजस्थान के अंदर लगभग ये 6500 किलोमीटर लंबा है। कितने किलोमीटर लंबा है? 6500 किलोमीटर लंबा है। कौन सा? चीता कॉरिडोर। और जा कहां से रहा है? जोड़ता किसको है? ये जोड़ता है कूनो नेशनल जो पार्क है एमपी में, ये कहां पर है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। यहां से ये चलेगा गांधी सागर अभ्यारण्य, गांधी सागर अभ्यारण्य, और फिर यहां से चलेगा ये मुकुंदरा, आपने पढ़ा था मुकुंदरा जो टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है, इसको जोड़ता है। यानी कूनो नेशनल से गांधी सागर से होकर मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को जोड़ता है चीता कॉरिडोर। कॉरिडोर का मतलब होता है रास्ता जाने का, जहां पर चीता है, जो भी जानवर हो आराम से जा सके। ठीक है ना, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा संयंत्र, आजकल तो आप जानते हैं कि सारा काम सौर ऊर्जा पर चल रहा है। व्यवस्था ये करी जा रही है कि लाइट पर हमारी जो डिपेंडेंसी है, हमारे जो निर्भरता है, उसको कम करें। तो इसमें शीर्ष स्थान पर किस राज्य का नाम है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। इसमें स्थान है राजस्थान का। राजस्थान का आप ये मानिए कि इसमें टोटल 275 रेलवे स्टेशन पर ये सोलर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं, और इसमें यह देखा गया है सौर ऊर्जा संयंत्र के अंदर, यहां पर यह देखा गया है कि 2022 तक हमारी माफ कीजिएगा 2025 तक, ठीक है ना, 2025-26 में ये देखा गया है कि पूरी 100% जो रेलवे स्टेशन है उसका विद्युतीकरण हो जाएगा। यानी 100% रेलवे स्टेशन का क्या हो जाएगा? विद्युतीकरण हो जाएगा, पूरी बिजलियां लग जाएगी, और आप 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जक कर लेंगे। यानी आपकी जो कार्बन जो उत्सर्जक हो रहा है, उस जब आप सौर ऊर्जा पे आ जाएंगे तो हमारे पास कार्बन का उत्सर्जन बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो 2030 तक आप क्या कर लेंगे? शून्य कार्बन उत्सर्जक बन जाएंगे, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अप्रैल 2025 की अवधि में आयोजित किए गए राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान रहा है? और इसमें स्थान है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो हम तो राजस्थान के हैं तो पहला ही रहेगा, तो पहला है। ओके जी। अब देखिए राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा होता क्या है, आप समझिए, आप नाम से स्पष्ट पड़ रहा है पोषण। तो इसके अंदर क्या है कि एक मॉडल पंचायत की बनाई जाती है, मॉडल पंचायत होती है, ठीक है, जिसमें पोषण के मामले में उसे घोषित किया जाता है कि वो कितनी आगे है। ठीक है ना, पोषण पखवाड़ा। यानी यहां पर ऐसी पंचायतों का निर्माण किया जाएगा जहां पर लोगों को जागरूक किया जाएगा कि वहां के लोग पोषण के मामले में आगे रहें, पोषण के मामले में आगे बढ़ें। अच्छा, इसमें किया क्या जा रहा है? इसमें किया जा रहा है कि बच्चा को जन्म लेता है तो उसके 1000 दिन तक का ध्यान रखा जाएगा। यानी बच्चे के जन्म से, गर्भावस्था से लेकर 2 साल की अवधि तक का जो टाइम है उसका ध्यान रखा जाएगा। बच्चे के वजन पर ध्यान रखा जाएगा, टीकाकरण पर ध्यान रखा जाएगा, इन सभी चीजों पर ध्यान रखा जाएगा। और इसमें राजस्थान का जो पहले नंबर पर रहा है वो चूरू जिला रहा है। कौन सा रहा है? चूरू जिला यहां पर पहले नंबर पर रहा है। तो राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा याद रखेंगे, राजस्थान पहले नंबर पे है। ठीक है, ओके।
तो होले होले हम चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। 11 अप्रैल 2025 को राजस्थान सरकार द्वारा आयोजना विभाग जो जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य की कितनी योजनाएं फ्लैगशिप कार्यक्रम में घोषित की गई है? फ्लैगशिप कार्यक्रम। अब पहली बात तो हम बाद में देखते हैं, पहले देखिए फ्लैगशिप कार्यक्रम होता क्या है। देखिए फ्लैगशिप कार्यक्रम वो होता है बेटा जिनके अंदर आपने जो भी योजनाएं डाल दी है, जो भी योजना इसमें डाल दी है, उस पर सीएमओ स्तर पर क्या होगी? निगरानी होगी, ऑब्जर्वेशन होगा, यानी जो मुख्यमंत्री कार्यालय के जो ऑफिस है उसकी निगरानी रखेगा। दूसरी बात ये होगा कि जो मुख्यमंत्री हैं वो हर माह इसकी रिपोर्ट लेंगे, हर योजना की हर माह क्या लेंगे? इसकी रिपोर्ट लेंगे। और तीसरा ये है कि जो आयोजना विभाग है, जो विभाग इसको चला रहा है, आयोजना जो विभाग है वो हर माह की 7 तारीख को इसकी उपलब्धि बताएगा, यानी इसके बारे में बताएगा। 7 तारीख को क्या बताएगा? इसके बारे में रिपोर्ट जारी करेगा। ठीक है ना। अब यहां पर क्या किया गया? इसमें कितनी योजनाओं को शामिल किया गया? तो इसका आंसर है 25 योजनाओं को शामिल किया गया है। सीधा सा आंसर है 25 योजनाओं को शामिल किया गया है। लेकिन इसमें से थोड़ा सा अलग कर ले हम, थोड़ा सा यहां से, इसमें से 33 योजनाओं को बाहर कर दिया गया है। 33 योजनाओं को बाहर कर दिया गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा कौन कौन सी योजना है। ज्यादा अच्छा क्वेश्चन ये होगा, फ्लैगशिप कार्यक्रम कब हुआ है? 25 और 33। 25 योजना को लिया है, 33 को बाहर किया है। जैसे 33 जिले हमारे आउट हो गए ना, अब कितने जिले हमारे पास बताइए? 50 है, कितने? 41 है। अब राजस्थान में वर्तमान में 41 जिले हैं। ओके जी, हम बात करेंगे इनमें जिलों में बात करेंगे एक बार। 7 अप्रैल 2025 को शुरू मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना के तहत 100% स्वास्थ्य उपलब्धि पर ग्राम पंचायत को कितने प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? यानी मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना है, उसमें अगर कोई पंचायत अगर 100% रिपोर्ट कर लेती है तो उसे कितने रुपए दिए जाएंगे? 5 लाख है, 7 लाख, 10 लाख, 11 लाख। तो इसका उत्तर है 11 लाख रुपए दिए जाएंगे। कितने रुपए दिए जाएंगे? 11 लाख। अच्छा, इसमें क्या होता है, आप इसमें देखिए कि इसके अंदर यहां पर जो भी पंचायत होगी उसको देखा जाएगा कि उसने टीबी से मुक्ति पा ली है क्या? ठीक है ना। अच्छा, उसने टीकाकरण है वो 100% करा लिया है ना। अच्छा, इसके अलावा वहां पर संस्थागत प्रसव जो है, यानी जो प्रसव होते हैं वो हॉस्पिटल में हो, वो भी 100% कर लिए हैं क्या? इन सब चीजों को देखा जाता है और उसके बाद में उनको पुरस्कृत किया जाता है। इसमें जो पहले नंबर पे आएगी उसको कितने रुपए दिए जाएंगे? 11 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। अब देखिए, आप इसका नाम सुनेंगे मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, आपने सोचेगा ये योजना नई आई है। ये नई नहीं है, पुरानी है। आपने एक योजना का नाम सुना होगा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना। ये योजना 2021 की योजना थी, लेकिन 2024 में इसका नाम बदलकर कर दिया गया आपके मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, मां योजना कर दिया गया। पहले इसके नाम क्या था? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना। अच्छा, इसमें है क्या? इसमें यह है कि जो इस योजना के लाभार्थी हैं, जैसे बीपीएल जो लोग हैं, एपीएल में जो लोग आते हैं, बीपीएल के लोग आते हैं, वो यहाँ पर उनको फ्री स्वास्थ्य सेवा मिलेगी। कैसी मिलेगी? उनको जो यहाँ पर आएंगे उनको 25 लाख का प्रति परिवार जो होगा स्वास्थ्य बीमा कवरेज होगा प्रति परिवार को। अच्छा, अगर दुर्घटना हो जाती है तो 10 लाख का उनको बीमा दिया जाएगा। 10 लाख का क्या दिया जाएगा? उनको बीमा दिया जाएगा। ठीक है। और अगर कोई 70 साल से ऊपर बुजुर्ग आदमी है, उनको 25 लाख का उनको स्वास्थ्य जो इलाज है और कराया जाएगा। अच्छा, जो लोग इसमें शामिल नहीं हैं, जैसे मान लीजिए मैं शामिल नहीं हूं, तो मैं इस योजना का लाभ लेना चाहता हूं, तो मुझे 850 रुपए मुझे हर साल का शुल्क देना होगा। ठीक है, हर साल का। अब देखिए, इसमें हम अगर करें कि भाई इस योजना का पूरा नाम मुख्यमंत्री है चिरंजीवी योजना है, बिल्कुल सही है। योजना संचालन में 3500 करोड़ का एक महाकोष स्थापित किया गया था, 3500 करोड़ का फंड कोष स्थापित किया गया। अच्छा, इसमें सामान्य परिवार जो इस योजना में शामिल नहीं है उनको 950 रुपए जमा कराना पड़ेगा। नहीं, ये गलत है, 850 रुपए जमा कराना पड़ेगा प्रतिवर्ष। तो यहां पर इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है ना, और ये तो हमने पढ़ ही लिया, सही है। तो बिल्कुल आप किसी भी योजना को पढ़ें बेटा, जल्दीबाजी नहीं करें, आप उसको देखें थोड़ा सा कि भैया मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना है, ये नई है पुरानी है, तो पता लग जाएगा कि चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना का बदलावा रूप है।
देश का पहला राज्य जिसने एआई आधारित इंटीग्रेट मॉनिटरिंग व्यवस्था शुरू करी है, एआई आधारित। इसके अंदर आंसर आएगा आपके पास गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। राजस्थान है देश का पहला राज्य। देखिए एआई आधारित इंटीग्रेट मॉनिटरिंग का मतलब होता है कि आप एआई के द्वारा मॉनिटरिंग करो। अब मॉनिटरिंग क्या करेंगे? स्वास्थ्य पर, चिकित्सा पर। इसमें स्वास्थ्य या फिर चिकित्सा पर मॉनिटरिंग की जा रही है। और कैसे की जा रही है आप समझिए। इसमें 74 स्वास्थ्य सूचकांक होते हैं, 74 स्वास्थ्य सूचकांक होते हैं, उसके अंदर नंबर दिए जाते हैं और फिर वहां से मॉनिटरिंग की जा रही है एआई के द्वारा। एआई के द्वारा एक मॉनिटरिंग और की जा रही है, अगर आपने देखा हो तो। एक अपना बोर्ड है RSSB, राजस्थान स्टेट कर्मचारी चयन बोर्ड है। ये अब जो बच्चे परीक्षा एग्जाम में परीक्षा देते हैं, उनकी जो उपस्थिति होती है, उनकी जो पहचान सुनिश्चित करते हैं, वो भी आजकल एआई के द्वारा करे जा रहे हैं, है ना। जो राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड है, इसकी स्थापना कब हुई है? 2014 में हुई है। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बाबा साहब अंबेडकर संबल योजना किन गांव में लागू की जाएगी? किन गांव में लागू की जाएगी? तो देखिए बाबा साहब अंबेडकर संबल योजना है, ये उन गांवों में लागू की जाएगी जहां पर एससी जो कास्ट है वो 50% ज्यादा रहती है ना, अनुसूचित जनजाति मतलब जाति। तो इसमें आंसर होगा शहरी क्षेत्र, सामान्य गांव, एससी, जनजातीय। तो उत्तर हो जाएगा एससी आबादी 50% से अधिक वाले गांवों के लिए इसको लागू किया गया है। अच्छा ये कब लागू की गई है? ये की गई 14 अप्रैल को जी। और 14 अप्रैल को क्यों की गई है? 14 अप्रैल को बाबा साहब अंबेडकर का 134वां जन्म था, 134वां जन्मदिन था। अच्छा इसमें क्या हुआ है? इसमें 3 योजनाएं वो लागू हुई है। एक तो हुई है अंबेडकर तीर्थ योजना, अंबेडकर तीर्थ योजना लागू हुई है। दूसरा हुआ है आपके पास में अंबेडकर बाल संबल योजना, अंबेडकर बाल संबल योजना हुई है ना। और एक हुई है आपके पास में जो नशा मुक्ति केंद्र योजना, इसमें लागू हुई है। अब इन योजनाओं के बारे में आगे बात करेंगे, है ना, आगे आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका आबाद जहां पर एससी आबादी 50% से अधिक हो। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 के अवसर पर निरामय राजस्थान अभियान का राज्य स्तरीय आरंभ कब हुआ था? पहली बात तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, माफ कीजिएगा, कि विश्व स्वास्थ्य दिवस आता है 7 अप्रैल को आता है। तो इसका जो उद्घाटन हुआ था वो 7 अप्रैल 2025 को तो हुआ था, ये तो मालूम हो गया। हुआ कहां था? कोटा में हुआ, अजमेर में हुआ, जयपुर में हुआ, बीकानेर में हुआ। तो इसका आंसर है जयपुर में, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में हुआ है। निरामय राजस्थान के अंदर आप ये याद रखना, इसके जो मुख्य ध्येय है वो है कि भाई हमको राजस्थान को स्वास्थ्य में अच्छा बनाना है। इसमें 3 योजनाएं यहां पर लागू की गई है, बड़ी महत्वपूर्ण है, याद रखना आप। पहला तो है मधुहारी योजना, मधुहारी योजना है एक तो, है ना। दूसरी जो योजना है वो है ईट राजस्थान, EAT, ईट राजस्थान। और जो तीसरी योजना है वो है आपके पास में हैप्पी लीवर, या हम इसमें देख सकते हैं यहां पर भी होगा मिशन लीवर स्माइल कार्यक्रम, मिशन लीवर स्माइल कार्यक्रम। ये सब जो कार्यक्रम है वो इसमें ही लागू किए निरामय राजस्थान। ये जो मधुहारी है ये डायबिटीज से संबंधित है। आपकी ईट राजस्थान है, इसमें ये देखा गया है कि जो फास्ट फूड है उसको खाने से रोका जाए, और जो स्वस्थ बच्चे हैं वो अच्छे खाने को खाएं, और जो स्कूल है कॉलेज को उसको ईट राजस्थान जोड़ें। EAT, ईट यानी खाना, कैसा खाना? पौष्टिक खाना। और मिशन लीवर स्माइल ये फैटी लीवर से संबंधित है। ठीक है, तो ये निरामय राजस्थान है जो 3 योजनाएं यहां पर लागू हुई है। इसके कुछ क्वेश्चन दिए हैं मैंने कि मिशन लीवर स्माइल कार्यक्रम किस रोग की रोकथाम हेतु शुरू किया गया था? हेपेटाइटिस, फैटी लीवर, डेंगू, हृदय। तो मिशन लीवर हुआ है फैटी लीवर के लिए। किसके लिए हुआ है? फैटी लीवर के लिए। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 7 अप्रैल 2025 को मिशन मधुहरी किस बीमारी की देखभाल के लिए शुरू किया गया? देखिए इसमें क्या है बेटा, जो 18 साल या 18 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, उनके लिए यहाँ पर ये व्यवस्था की गई है। मधुहरी क्लिनिक लगाई गई है, उनको डायबिटीज से रोकथाम के लिए उनको जागरूक किया गया है। और इसमें डायबिटीज 1 टाइप, 2 टाइप नहीं, 1 टाइप, इसकी देखभाल शुरू की गई। डायबिटीज 2 टाइप हो जाएगी तो वैसे ज्यादा हो जाएगी, तो डायबिटीज 1 टाइप की यहाँ पर रोकथाम की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, केंद्रीय नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ये जो मंत्रालय होता है इसके जो अभी मंत्री हैं वो है प्रहलाद जोशी। कौन है? प्रहलाद जोशी हैं। इनके द्वारा देश का 100% मेक इन इंडिया सोलर प्लांट जो 975 मेगावाट का है वो जैसलमेर के किस गांव में स्थापित किया गया है? ये क्वेश्चन आ सकता है। जैसलमेर के किस गांव में स्थापित किया गया है? और इसका उत्तर है आपके भिनाराज या भिनाजपुरा,
जहां पर सोलर प्लांट लगाएगा 975 मेगावाट का। ठीक है ना। आपको इसमें पता है कि सोलर जो प्लांट है, जो सोलर प्लांट है, यानी सोलर ऊर्जा जो ऊर्जा है वो हमारे पास में, उससे पहले हमने लगाया सोलर मिशन, सोलर ऊर्जा मिशन। और ये जो मिशन है ये 2010 में स्थापित शुरू हुआ था। इसका नाम बदलकर कर दिया गया बाद में जवाहरलाल सोलर मिशन, जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन कर दिया गया, इसका नाम चेंज करके। अच्छा, इसमें ये देखा गया है कि 2022 तक तो हमको टोटल 20,000 मेगावाट की हमको सोलर जो ऊर्जा है हमको प्राप्त करनी है, इतने संयंत्र लगा देने हैं। और 2030 तक 280 गीगावाट इतनी हमको सोलर ऊर्जा हमको भविष्य के अंदर ये हमको पूरी ऊर्जा प्राप्त करनी है, इतने संयंत्र हमको लगाने हैं, ये इनका उद्देश्य है। ठीक है, तो थोड़ा सा याद कर लेना, 2030 में 280 गीगावाट, ये सब किसके हैं? ये सौर ऊर्जा की बात हो रही है, सौर ऊर्जा की, है ना। और ये बताइए, आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं आपके लिए कि राजस्थान का या भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहां पर है? भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहां पर है, ये आप मुझे आंसर बताएंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन, 1 अप्रैल 2025 से राजस्थान में मनरेगा मजदूरी की नई दैनिक दर लागू की गई है। 266, 281, 300, 318। इसका उत्तर हो जाएगा 281। कितना हो जाएगा? 281। देखिए, मनरेगा जो है, जो मनरेगा है वो आपके पास में है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम है। ये समझ लेना आप, ये जो स्थापित हुआ था ये 2005 में हुआ था। ठीक है, लेकिन लागू जो हुआ, ये लागू हुआ, अधिनियम जो बना था वो बना है 2005 में। ठीक है, लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार अधिनियम। ठीक है, अच्छा, लागू हुआ 5 में और फरवरी 2006 में लागू कर दिया गया ये भारत में। और भारत में किया गया 200 जिलों में। कितने जिलों में किया गया बेटा? 200 जिलों में किया गया। और राजस्थान के कितने थे? राजस्थान के थे मात्र 6 जिले, यानी भारत में 200 जिलों में किया गया और राजस्थान में किया गया 6 जिलों के अंदर किया गया। ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहले जो लागू किया गया वो आंध्र प्रदेश में किया गया, आंध्र प्रदेश में किया गया है। और इसमें ये रूल है कि अगर आप मतलब जैसे मान लीजिए जो एक परिवार होगा उसको 100 दिन के अंदर, मतलब पूरे साल में 100 दिन का रोजगार देना तय होगा। अगर आपको रोजगार नहीं मिलता है तो आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। ठीक है, आगे देखें आप, 5 अप्रैल 2025 को जयपुर डेयरी की सरस मायरा योजना में प्रत्येक दूध उत्पादक को सरस डेयरी की ओर से कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी? देखिए, ये योजना चल रही है जयपुर डेयरी की सरस मायरा योजना, सरस मायरा योजना। आपको नाम से पता पड़ रहा है मायरा, यानी कोई की शादी हो रही है और उसमें कोई मायरा दिया जा रहा है ना। इसमें कितना है? 11,000, 21,000, 31,000, 51,000। इसका उत्तर है 21,000। कितना है? 21,000। अच्छा, थोड़ा इससे बात करते हैं। ये योजना चलाई जा रही है RCDF के द्वारा, इन राजस्थान कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फेडरेशन जो है वो चला रही है, जिसकी स्थापना 1977 में हुई है और जयपुर के अंदर हुई है। अच्छा, इसमें क्या है कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो लोग हैं, जो इसके सदस्य हैं, यानी जो डेयरी के जो सदस्य होंगे, जो डेयरी के सदस्य होंगे तथा वो पूरे साल में, पूरे वर्ष में 300 लीटर दूध, 300 लीटर जो दूध है उसको बेच रहे हैं, तो उन सदस्यों को उनके बच्चों की, 2 बच्चों की शादी पर 21,000 रुपए का मायरा मिलेगा। ठीक है, 21,000 रुपए का क्या मिलेगा उनको? मायरा मिलेगा। ये चीज इसमें ध्यान रखने वाली बात है। और ये लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए योजना शुरू की गई है। ओके जी। हाँ, एक तो नवीन एवं आपकी एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए। जब मेरी एनर्जी कम नहीं हो रही तो आपकी भी एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए, पूरी एनर्जी के साथ हम आगे चलेंगे। नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की, यानी अभी बात आ गई हमने जो बात की थी, अप्रैल 2025 की रिपोर्ट के अनुसार अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता के आधार पर प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? अब देखिए बेटा, एक चीज को देखिए आप, अक्षय ऊर्जा आता है, कभी सौर ऊर्जा आता है। देखिए, अक्षय ऊर्जा यानी जो ऊर्जा कभी खत्म ना हो, तो इसमें बेटा सारी ऊर्जा आ जाएगी। आपकी सौर ऊर्जा भी इसमें आ जाएगी, आपकी पवन ऊर्जा भी इसमें आ जाएगी। ठीक है, सबकी बात कर रहा है। इसमें पहले स्थान पर रहा है, अब इसमें पहले गुजरात था, लेकिन अब पहले स्थान पर आया राजस्थान, 34,136 मेगावाट, है ना, इतनी ऊर्जा के साथ में ये पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, राजस्थान।
और मैंने भी आपसे पूछा था कि राजस्थान का भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन है, तो वह है भादरा सोलर पार्क। और ये कहां पर है, ये है जोधपुर के अंदर। ये कहां पर है, जोधपुर में है। ये सबसे बड़ा सोलर पार्क है पूरे भारत का। ओके जी। नए हिल बायोलॉज के अनुसार पहाड़ों पर अधिकतम कितने डिग्री ढलान तक निर्माण अनुमति है। देखिए हिल बायोलॉजी यानी ऐसा कहा गया है कि जो पहाड़ी क्षेत्र है उस पहाड़ी क्षेत्र में आप देखते हैं वहां मकान बनते हैं। तो पहले ये था कि आप 60 डिग्री का स्लोप है, 60 डिग्री का स्लोप आ रहा है मान लीजिए, है ना, वहां पर भी आप अपने मकान को बना सकते हैं। लेकिन पहाड़ों की रक्षा के लिए, पहाड़ों को बचाने के लिए, और जहां पर भूस्खलन आता है, राजस्थान में बात करें तो हम स्पेशल बात करते हैं माउंट आबू क्षेत्र की, माउंट आबू क्षेत्र की। वहां पर अब कहा गया है कि भैया 60 डिग्री पर पहले मकान बनते थे, नहीं अब तो 60 डिग्री छोड़िए, अब 15 डिग्री पर बनेंगे। कितने बनेंगे, 15 डिग्री पर। तो इसका उत्तर हो जाएगा 15 डिग्री, यानी अब 15 डिग्री पर मकानों के निर्माण की अनुमति है। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडल पंचायत फल वाटिका, फल वाटिका का मुख्य उद्देश्य क्या, नाम से स्पष्ट है। फल वाटिका की बात करेंगे तो सच में फलों के उत्पादन की बात होगी। इसमें टोटल 11,000 पंचायतें काम में ली गई हैं और इसमें फलों के उत्पादन की बात है। तो उत्तर क्या है, ग्रामीण सड़कों का निर्माण, खेल मैदान बनाना, फल उत्पादन और पर्यावरण संरक्षण या शिक्षा सुधार। तो इसका उत्तर होगा फल उत्पादन और पर्यावरण संरक्षण। फल उत्पादन और पर्यावरण संरक्षण, नाम से स्पष्ट है, फल उत्पादन। अगला क्वेश्चन, एक राज्य एक आरआरबी नीति के तहत राजस्थान में किन 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को विलय करके राजस्थान ग्रामीण बैंक बनाया है। देखिए आप यूं देखिए कि जो राजस्थान ग्रामीण बैंक है ना, ये अब है, पहले 2 बैंक थे। 2 बैंक कौन से थे, मैं यहां बता देता हूं। एक तो था राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक और एक था बड़ोदरा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इसका उत्तर हो जाएगा आपके पास में ये, है ना। तो राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक और बड़ोदरा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इन दोनों को मिला दिया गया और बना दिया गया राजस्थान ग्रामीण बैंक। इसका मुख्यालय कहां है सर, इसका मुख्यालय जो है वो है जयपुर में है सर। अच्छा, इसका जो प्रायोजक बैंक है, जो इसको मतलब इस पे पूरी नजर रखता है, जो प्रायोजक बैंक है वो है एसबीआई है सर। एसबीआई बनाया क्यों गया, एक क्यों किया गया, क्योंकि राजस्थान के अंदर सरल करने के लिए कि भाई आप एक राज्य होगा तो एक ही आरआरबी होगा। पहले 2 आरआरबी थे, है ना, ग्रामीण क्षेत्र बैंक 2 थे, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्र बैंक एक ही होगा जिसका नाम है राजस्थान ग्रामीण बैंक। अच्छा, ये बना कैसे, ये इसमें नाबार्ड का सहयोग रहता है बेटा, नाबार्ड का। नाबार्ड एक ग्रामीण बैंक के उसके निर्माण की, उस पे पूरी निगरानी संस्था है। इसका जो निर्माण हुआ 1982 में हुआ था नाबार्ड का। इसका मुख्यालय कहां पर, इसका मुख्यालय मुंबई में है। और जो सबसे खास बात आती है बेटा वो ये है कि ये कौन सी समिति की सिफारिश पर बना था नाबार्ड, ये शिवरमन समिति की सिफारिश पर बनाया गया था। नाबार्ड को शिवरमन समिति की सिफारिश पर बनाया गया था। वो नाबार्ड ने कहा है कि इन दोनों बैंकों को एक कर दिया जाए। ओके जी, आगे देखते हैं। 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती समारोह में किन योजनाओं का शुभारंभ नहीं किया गया है। मैंने अभी कहा था, अभी आया था क्वेश्चन कि इस वक्त 3 योजनाएं बनाई गई थी, है ना। वो 3 योजना कौन सी थी, एक तो है अंबेडकर पंचतीर्थ योजना थी सर, नशा मुक्ति केंद्रों का शुभारंभ, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल सम्मान योजना ये नहीं थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा गोपाल क्रेडिट योजना। अच्छा, इसमें क्या है, नाम से स्पष्ट बता रहा हूं आपको, मुख्यमंत्री पंचतीर्थ योजना। इस योजना में यह कहा गया है कि अंबेडकर साहब से जुड़े हुए 5 जो जगह हैं उनको तीर्थों की तरह करके हम लोगों को ले जाएंगे, 1000 लोगों को लेकर जाएंगे, उनको वहां पर घुमाएंगे, उनको दिखाएंगे। तीर्थ कौन से हैं, एक तो आपके पास में लंदन था, एक आपके पास महू है, एक आपके पास में नागपुर है, एक दिल्ली है और एक मुंबई है। ठीक है, ये जो जगह है इन 5 जगह पर घुमाया जाएगा, उनको मतलब उनको बताया जाएगा, जहां पर उनके जीवन चरित्र के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, नशा मुक्ति केंद्र आपको पता है, नशा से मुक्ति करनी है। और मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल सम्मान योजना, इसके अंदर ये है, अच्छा इसका जो बजट है वो 250 करोड़ है। जो ये योजना है इसका बजट 250 करोड़ है। अच्छा, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल सम्मान योजना में ये देखा गया है कि ऐसे बच्चे जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त है उनके लिए हम स्वास्थ्य की व्यवस्था करेंगे इसमें, है ना। 50 लाख का स्वास्थ्य बीमा है और 5,000 रुपए उनको अगर मासिक खर्चा हो तो वो चाहिए होगा। गोपाल क्रेडिट योजना ये नहीं है सर, ये किसमें की है, ये सहकारी जो अपना सहकारी संस्था होती है उसका, ये उसकी एक योजना है।
सहकारी संस्था का मतलब आप मान लीजिए, हमने बात की थी जैसे वो संस्थाएं जो जैसे मान लीजिए हमारे पास में जयपुर सहकारी बैंक है, उनकी बात कर रहे हैं। इसमें होता क्या है, इसमें जो सहकारी संस्था होती है वो गोपाल यानी जो पशुपालक होते हैं, गोपाल से मतलब है पशुपालक होते हैं, इनको 1 साल के लिए 1 लाख रुपए ऋण देती है। 1 साल के लिए 1 लाख रुपए ऋण देती है कि आप ऋण लीजिए और अपने पशुओं को रखने के लिए, उनके बाड़े की व्यवस्था के लिए, उनके रखरखाव के लिए अपना ध्यान दीजिए। तो गोपाल क्रेडिट योजना का संबंध अंबेडकर वाली योजना से नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में देश का पहला स्किल सेल वेलनेस हब कहां शुरू किया जाएगा? जयपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर। इसका उत्तर है उदयपुर, यानी जो स्किल सेल वेलनेस हब है वो शुरू किया जाएगा उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान टीम ने पौंडीचेरी में 40वीं यूथ राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता था? है ना, अब खेल में आ गए, कुछ क्वेश्चन खेल के भी लेंगे हम। अभी तक तो हमने सामान्य चर्चा कर लिया, अब खेल पर भी हम चर्चा करेंगे। अच्छा, यहां पर जो जीता है वो जीता है हमारे रजत पदक जीता है, रजत पदक जीता है भारत, राजस्थान ने। अच्छा, इसमें जो स्वर्ण पदक जीता था वो जीता है तमिलनाडु ने, वो जीता था तमिलनाडु ने जीता था, और रजत पदक जीता है हमारे राजस्थान ने जीता है बास्केटबॉल प्रतियोगिता, है ना। वैसे राजस्थान का जो राजकीय खेल क्या है वो आप बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे कि राजस्थान का राजकीय खेल क्या है। ठीक है, क्या बास्केटबॉल है, ये क्या है, आप खुद ढूंढें, मुझे मैं आंसर देखूंगा इसके अंदर। अगला क्वेश्चन क्या है, कंबोडिया में आयोजित एशियन पैरा थ्रो बॉल चैंपियनशिप में करौली के किस दिव्यांग खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता था? पहली बार बता दूं आपको, एशियन पैरा थ्रो बॉल चैंपियनशिप है, ये पहली बार आयोजित हुई है, प्रथम बार आयोजित हुई है, और इसके अंदर करौली के रंजीत गुजर ने, किसने, रंजीत गुजर ने यहां पर क्या जीता है, कांस्य पदक जीता है। रंजीत गुजर ने यहां पर कांस्य पदक जीता है। और ये टीम गेम था, एक पूरी टीम थी, पुरुष टीम थी, उसमें एक विजयपाल चौधरी भी है, विजयपाल चौधरी भी हैं जो जालोर के हैं, वो इनके कप्तान थे, वो भी कांस्य पदक है ना। ठीक है, अच्छा इसके अंदर क्या हुआ है, एशियन पैरा जो थ्रो बॉल चैंपियनशिप ये हुई है कंबोडिया में, इसमें 4 देश भाग लेते हैं, 4, एक तो लेता है कंबोडिया, एक लेता है थाईलैंड, एक लेता है भारत, और एक लेता है श्रीलंका। ठीक है, तो अगर हम बात करें, ये तो एशियन है, अगर हम बात करें विश्व पैरा थ्रो बॉल चैंपियनशिप, ये आयोजित हुई थी थाईलैंड में। कहां आयोजित हुई थी? थाईलैंड में आयोजित हुई थी, जिसमें रंजीत गुजर ने स्वर्ण हासिल किया था। ठीक है, यानी एशियन पैरा थ्रो बॉल में तो आपने हमारे पास में आया कांस्य, लेकिन जो हमारे पास में विश्व पैरा थ्रो बॉल चैंपियनशिप जो थाईलैंड में हुई थी, उसमें रंजीत सिंह गुजर ने स्वर्ण हासिल किया था। ठीक है, इन चीजों को आपको नोट कर लीजिएगा आप। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार महिलाओं के लिए रोजगार संसाधन उपलब्ध करवाने में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? राजस्थान ने किया है मेरा। किसने किया है? राजस्थान। इंडिया स्किल, इसमें राजस्थान, इसमें महिला की जो आपके एम्प्लॉयबिलिटी जो है महिलाओं की, वो रही है 47.5%, और जो पुरुषों की रही है ना बेटा, वो रही है 53.5%, 53.5% रही है। ठीक है, और इसके अंदर जो पुरुषों में पहले स्थान पर रहा है वो रहा है आंध्र प्रदेश रहा है। कौन रहा है? आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आप, मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत योजना 2025-26 किस वर्ग के लिए लागू की गई है? देखिए नाम से पता पड़ रहा है अवधि पार, यानी आप ब्याज चुकाना है आपको, लेकिन आपका टाइम निकल चुका है, अवधि पार निकल चुकी है। तो ये दिया गया है कि जो आपके पास में भूमि विकास बैंक में जो वहां पर किसान है या छोटे जो उद्यमी हैं, वो क्या करते हैं, जिन्होंने लोन लिया था, लेकिन लोन की डेट वो पार हो चुकी है, मान लीजिए जुलाई 2024 के बाद में वो पार हो चुकी है, तो उनके लिए ये किया गया है कि उनका जो मूल ऋण है, मूल जो ब्याज है और जो पेनल्टी ब्याज है, इनको क्या कर दिया जाएगा? माफ कर दिया जाएगा। और इसके अंदर ये किनके लिए योजना है? ये भूमि विकास बैंक के अवधि पार ऋणी सदस्य के लिए योजना है। यानी जिन्होंने ब्याज लिया था और जुलाई 2024 निकल चुका है, टाइम निकल चुका है, उनके लिए व्यवस्था की गई है कि आपका जो ब्याज
और जो पेनल्टी ब्याज वो दोनों माफ कर दिया जाएगा, और बाकी आपको मूल चुकाने का जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा सितंबर 2025, ये अंतिम तिथि है। सितंबर 2025 जो 30 सितंबर है लगभग, इसमें आपको ये चुकाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहां पर मुख्य आपके भूमि विकास बैंक वाले जो लोग इसके लिए योग्य रहेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, उदयपुर की कियाना परिहार ने कौन सी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है? देखिए बेटा, कियाना जो परिहार है ये उदयपुर की है, और इन्होंने अंडर 10 के अंदर यहां पर एशियन जूनियर शतरंज चैंपियनशिप, नेशनल ब्लिट्ज चैंपियनशिप, विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप या वर्ल्ड क्लासिकल, तो इसका उत्तर होगा विश्व, क्योंकि भैया आप बच्ची हैं, आगे बढ़ी होगी तो विश्व में बढ़ी है, तो विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में जीती है। और ये कहां पर हुई थी? ये हुई थी ग्रीस में। ये चैंपियनशिप कहां पर हुई है? ये ग्रीस में हुई है। ठीक है, इसमें इन्होंने जीता है कांस्य पदक अंडर 10 के अंदर। जयपुर की तारावती सैनी ने नीरज, इनका नाम है, किस उपलब्धि के लिए इनको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज किया गया है? इन्होंने सबसे छोटी कविता लिखी है, सबसे छोटी कविता, और उस कविता का नाम है राख, और केवल उसमें है 10 शब्द। कितने शब्द हैं? 10 ही शब्द हैं टोटल, और इनको गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम दर्ज किया गया है ना? तारावती सैनी, नीरज, जयपुर। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री थार, इसको धार को थार कर लीजिए, थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2025 में कौन सा जिला शामिल नहीं है? देखिए ये योजना शामिल की गई है जो सीमावर्ती जो है, अपने बॉर्डर के इलाके जो सीमावर्ती वाले हैं वहां पर की गई है। तो सीमावर्ती में क्या आएंगे आपके पास? गंगानगर आ जाएगा, है ना? फिर उसके बाद में आपके पास में यहाँ पर जो बीकानेर है, आपके जैसलमेर है, और आपके बाड़मेर है, ये इलाके आएंगे। लेकिन इसमें आपको देखा बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, तो जोधपुर इसमें शामिल नहीं है। विकास में कौन सा जिला शामिल नहीं है? केवल सीमावर्ती जो जिले हैं उसके लिए योजना लगाई गई है। टोटल 150 करोड़ का बजट है इसमें, टोटल 150 करोड़ का बजट है यहाँ के इस योजनाओं के लाभ के लिए। ओके जी, तो मुझे उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ रही होगी। हम लगभग भारत का राजस्थान कर रहे हैं, अब हम थोड़ा भारत में भी देखेंगे और वहां पर भी आपको काफी मजा आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, स्व सशक्तिकरण से राष्ट्र सशक्तिकरण अभियान, ये 17 से 21 अप्रैल तक की शुरुआत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह कार्यक्रम किस संस्थान में चलाया गया था? 2 शब्द आ रहे हैं कि खुद को मजबूत करो, स्व सशक्तिकरण या राष्ट्र सशक्तिकरण, ये कहां चलाया गया था? इस्कॉन में, रामकृष्ण मिशन में, ब्रह्म कुमारी संस्थान में, आर्ट ऑफ लिविंग में। तो इसका उत्तर है ब्रह्म कुमारी संस्थान में ये चलाया गया था। चूंकि गृह मंत्री है तो इन्होंने सैनिकों को संबोधित किया और इन्होंने ये कहा कि भाई सैनिकों को ये कहा है कि आपको खुद को मजबूत करना है। जब आप खुद मजबूत होंगे, स्व सशक्तिकरण होगा, तभी आप राष्ट्र को मजबूती प्रदान करेंगे। और ये कार्यक्रम हुआ यहाँ पर। अच्छा, इसी कार्यक्रम के अंदर ही हमारे गृह मंत्री भी आए थे, और गृह मंत्री जो आए थे अमित शाह, वो भी आए हैं ब्रह्म कुमारी संस्थान में। और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने तो कहा, जो राजनाथ सिंह ने तो कहा कि आपको स्व सशक्तिकरण करना पड़ेगा तब राष्ट्र मजबूत होगा। इन्होंने कहा कि आपको आंतरिक जागृति से आत्म सशक्तिकरण करना पड़ेगा, खुद की आंतरिक जागृति करनी होगी। और यहां पर जो आपके जो मूल वर्ग था वो थी महिलाएं, यानी महिलाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आंतरिक जागृति से आत्म सशक्तिकरण करना पड़ेगा। तो इनकी थीम लाइन भी आ सकती है दोनों की। कहा किसने है? ये इन्होंने कहा है, इन्होंने महिलाओं को मतलब वर्ग को इन्होंने संबोधित किया है, उन्होंने सैनिकों को किया है, और कहां हुआ है? ब्रह्म कुमारी संस्थान में हुआ है, दोनों योजनाएं। अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती टूर्नामेंट के बारे में कथन बताएं कि कौन सा कथन असत्य है। देखो पहली बात तो ये कथन कुश्ती वाला कथन है, ये कोटा में हुआ है पहली बात, और कोटा में ओम बिरला साहब ने इसका उद्घाटन किया। तो पहली लाइन तो बिल्कुल सही है। ओके जी। राजस्थान ने फ्री स्टाइल में 6ठा और ग्रीक रोमन प्रतिस्पर्धा में 7वां स्थान प्राप्त किया। एक बार बता दूं आपको कि जो ये कुश्ती प्रतियोगिता हुई है, ये जो राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता हुई है ना बेटा, इसमें 3 काम होते हैं। पहले जो होती है वो है फ्री स्टाइल कुश्ती होती है, फ्री स्टाइल कुश्ती होती है। दूसरी जो कुश्ती होती है उसका नाम है आपके पास में ग्रीक रोमन कुश्ती होती है, और तीसरी होती है महिला कुश्ती होती है। और खास बात यह है कि इन तीनों कुश्तियों में हरियाणा ने पहला स्थान प्राप्त किया है। हरियाणा का पहला स्थान रहा है तीनों कुश्तियों में, सबको पछाड़ दिया है ना। और राजस्थान इसमें फ्री स्टाइल में 6ठे पर रहा है और प्रतिस्पर्धा और रोमन में 7वें पर रहा है।
अच्छा, इसमें बात करें कि भारत को, राजस्थान को स्वर्ण कहां मिला है, वो मिला है 61 किलो के अंदर, 61 किलो वर्ग वाला जो वर्ग है उसके अंदर मिला फ्री स्टाइल में। तो पहली लाइन ये भी सही है। अब इसमें लिखा आयुष राठौड़ को 54 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक मिला है, नहीं 54 में नहीं मिला, 61 वर्ग में मिला है, और वो भी किसको मिला है, अनुज को मिला है, अनुज को। ठीक है, तो ये गलत है। और 20वीं राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में हरियाणा शीर्ष स्थान पर रहा है, बिल्कुल रहा है साहब, सभी पे तीनों में रहा है हरियाणा, तीनों के अंदर हरियाणा, चाहे फ्री स्टाइल हो, चाहे आपके ग्रीक रोमन हो, चाहे महिला कुश्ती हो, तीनों के अंदर वो नंबर 1 रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व पृथ्वी दिवस कब आता है, 22 अप्रैल आता है। इस पर कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में निम्न में से किसकी घोषणा की गई है। देखिए, प्रकृति संबंधित 2 घोषणा की गई थी, 2 काम हुए थे। ये तो क्या क्या ये था कि हम एक विश्व वनस्पति बीज बैंक बनाएंगे, वनस्पति बीज बैंक बनाएंगे, और ये जो बैंक होंगे ना, ये क्या करेंगे, जो लुप्त प्रजाति हो गई है पौधों की, या जो लुप्त हो गई है, बिल्कुल नहीं है, या उनके सुधार करना है, वो काम करेंगे हम इसके अंदर, या हम कृषि की जो जैव विविधता उसको बढ़ाएंगे हम। तो इसके लिए कहा गया है कि जो 150 पंचायत होगी, यानी 150 जो पंचायत होगी, वहां पर हम वनस्पति बीज बैंक लगाएंगे। तो देखिए आप, पहली बात तो कृषि अनुसंधान कहां पर है, दुर्गापुरा में है। तो कहां पर, 100 पंचायतों में नहीं सर, 100 में नहीं, 150 पंचायत क्षेत्रों में वनस्पति बीज बैंक लगाए जाएंगे, 150 पंचायत में। दूसरा काम इन्होंने क्या किया कि चारागाह के अंदर जो उसके प्रसार में एक व्यक्ति है भंवरलाल खटीक, उनको इन्होंने सम्मानित किया है ना, चारागाह के अंदर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएगा, चारागाह भूमि विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए भीलवाड़ा के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया, वो है भंवरलाल खटीक को। किसको, भंवरलाल खटीक को। इन्होंने खुद, यानी मतलब खुद के निजी खर्चे पर 200 हेक्टेयर जो भूमि है उसको चारागाह के लिए उसको बनाया, उसका विकास किया है। अगला क्वेश्चन है, देश की सबसे बड़ी पुस्तक आचार्य विद्यानंद महाराज की जीवनी का विमोचन कहां हुआ। सब देश की सबसे बड़ी पुस्तक बड़ी ऐसी है, इसमें पेज बड़े नहीं है, इसकी लंबाई, ये लंबाई जो है वो इसकी जो चौड़ाई और ऊंचाई है, ये मान लीजिए 4x3 की है, लगभग 4x4 फुट 3 फुट की है चौड़ाई लंबाई में। इसकी जो विमोचन हुआ था वो है नाका मदार रोड अजमेर में। कहां पर हुआ है, नाका मदार रोड अजमेर में हुआ है। और इसका विमोचन जो किया था वो दुनिया की सबसे छोटी लड़की जो है ज्योति आमगे ने किया था। भारत की सबसे छोटी लड़की है ज्योति आमगे, लंबाई में, है ना, महिला मान लीजिए आप, उन्होंने इसको किया था। ठीक है ना, ज्योति आमगे ने। अच्छा, इस पुस्तक का नाम एक और है, इस पुस्तक का नाम है खवग राय शिरोमणि, खवग राय शिरोमणि। और यहां पर हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, वो भी मुख्य अतिथि के रूप में यहां पर आए थे। अगला क्वेश्चन, बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान का शुभारंभ किसने किया, किसने किया यहाँ पे। अब देखिए आप, भजनलाल शर्मा ने, श्रीमती मंजीत धरवाल ने, श्रीमती दिया कुमारी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो ये किया है श्रीमती दिया कुमारी ने किया है। किसने किया है, श्रीमती दिया कुमारी ने। इन्होंने ये रखा है कि 2026 तक हम 0% यानी हम बाल विवाह कर लेंगे, बाल विवाह को बिल्कुल फ्री कर देंगे राजस्थान से। और अगर कोई बाल विवाह करता है और आपको शिकायत करनी है तो एक नंबर दिया है 1098, इस नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें भारत का, यानी बाल विवाह मुक्त भारत की बात करें, तो ये योजना चली थी 2022 में, और इसको चलाया था नोबेल पुरस्कार विजेता है, नोबेल पुरस्कार जो विजेता है उनका नाम है कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी, उन्होंने चलाया था। और ये मोस्ट इसलिए है क्योंकि ये जो योजना चली थी, हमें चली थी जयपुर के अंदर, और जयपुर में एक गांव है उसका नाम है अनंगपुरा, अनंगपुरा गांव है जयपुर में। वहां पर बाल विवाह मुक्त भारत जो अभियान है उसको चलाया गया था। ठीक है। है ना, तो ये गांव था, माफ कीजिएगा, इस गांव का नवरंगपुरा, नवरंगपुरा गांव था, वहां पर चलाया गया था
और नोबेल पुरस्कार मिला है कैलाश सत्यार्थी को। मिला भी इसलिए है क्योंकि इन्होंने बालकों के कानून के अधिकार के लिए काम किया है, बालकों के कानून के अधिकार का काम किया है, इसलिए इनको 2014 के अंदर नोबेल पुरस्कार मिला था। एक पाकिस्तान की बच्ची भी थी, यूसुफ, जो एक बच्ची का नाम था, बच्ची का नाम मैं भूल रहा हूं, आप देखिएगा, उनको दोनों को इनको मिलकर सम्मिलित रूप से नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखिए, कर्मयोगी कौशल विकास सप्ताह किस राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया गया? कर्मयोगी विकास सप्ताह, देखो इसमें क्या क्या है, एक सप्ताह है, इसको अपने बात किया कि लर्निंग सप्ताह है, लर्निंग यानी लर्निंग, स्टेट लर्निंग, इसको वीक घोषित किया गया है। इसके अंदर जो वहां के सरकारी कर्मचारी हैं, उन सरकारी कर्मचारियों को अपनी स्किल को अच्छा करने के लिए काम करना पड़ेगा। एक ऐप बनाया गया है जिसका नाम है कर्मयोगी ऐप है, कर्मयोगी ऐप है, जहां पर नंबर दिए जाएंगे और नंबर के बाद पता लगेगा कि कोई व्यक्ति कहां पर कितना अच्छा कर रहा है, और 4 घंटे की उसको हर दिन के अंदर क्लास लेनी पड़ेगी। और ये जो लागू किया गया है कर्मयोगी कौशल विकास सप्ताह, ये राजस्थान में किया गया है। कहां पर किया गया है? राजस्थान में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, आशा ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए आशा ऐप जो है वो स्वास्थ्य मिशन के द्वारा संचालित एक ऐप है। इसमें जो आंगनबाड़ी है, जिसमें आशा सहयोगी है, जो लेडीजें हैं, उनको ये कहा गया है कि आप जाइए, आप घर बैठे जो लोग हैं उनको आप उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बच्चों के टीकाकरण का ध्यान रखें, गर्भवती महिलाओं का ध्यान रखें। तो इसमें आशा ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? नए डॉक्टरों की भर्ती करना? नहीं जी। मरीजों को घर बैठे सही उपचार के लिए गाइड करना? बिल्कुल सही है, मरीजों को घर बैठे सही उपचार के लिए गाइड करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम 2026 की मेजबानी किस राज्य को मिली है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। इसका उत्तर है राजस्थान, है ना। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, अच्छा 2025 का जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स था, इसकी मेजबानी मिली थी बिहार को। किसको मिली थी? बिहार में हुआ था, और वहां पर हुए थे 28 खेल हुए थे। कितने खेल हुए थे? 28 खेल। यहाँ 2 स्तर के खेल होते हैं, एक तो होता है अंडर 17 और एक होता है अंडर 21। अंडर 17 जो होता है वो स्कूल लेवल का होता है, और अंडर 21 जो होता है वो कॉलेज लेवल का होता है ना। तो यहाँ पर ये था, इसके लिए जो संस्था काम करती है वो होती है SAI, स्टेट यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये देखती है, स्पोर्ट साई कहते हैं इसको, ये देखती है कि भाई ये खेल कहां पर आयोजित होंगे, इनके खिलाड़ियों, कौन से खिलाड़ियों का चयन होगा, उनके लिए बजट क्या होगा, यानी पूरी तरीके से कार्यकारी संस्था है, ये काम करती है पूरा। इसमें कौन सी संस्था है? SAI, स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब आपके पास में यहां से भारत के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। राजस्थान हमने पूरा कर लिया है, अब हमारे पास जो भारत के क्वेश्चन है इनको हम करते हैं। लगभग बेटा मैंने सारे क्वेश्चन लेने की कोशिश की है, आपकी व्यक्ति, स्थान, योजनाएं सब लेने की कोशिश की है। अब हम भारत में आते हैं। 1 अप्रैल 2025 को लीजिए, मुझे उम्मीद है कि आपको मजा भी आ रहा होगा, राष्ट्रमंडल की नई अध्यक्ष की जगह आप महासचिव कर लीजिएगा। महासचिव किसे बनाया गया है? अब पहली बात होता है राष्ट्रमंडल क्या है। देखिए राष्ट्रमंडल की बात करें तो बेटा ये ऐसे 56 देशों का एक समूह है जो कभी ब्रिटेन का उपनिवेश रहा था या ब्रिटेन के गुलाम रहे थे, ब्रिटेन के गुलाम रहे थे, इसमें भारत भी है। ठीक है, ये है। और इसकी जो राष्ट्रमंडल की जो स्थापना हुई है ये 1931 में हुई है, और मुख्यालय कहां पर है इसका? लंदन में इसका मुख्यालय है। ओके जी सर, अब बताइए मुझे कि महासचिव किसे बनाया गया? इनका जो वर्तमान महासचिव बनाया गया वो शर्ली बोचवे को बनाया गया, शर्ली बोचवे, और ये प्रथम अफ्रीकी महिला है। ये क्या है? प्रथम अफ्रीकी महिला है, अफ्रीकी महिला है, प्रथम अफ्रीकी महिला है। ओके जी, अच्छा इसमें देखिए, इसमें पैट्रिशिया स्कॉटलैंड इससे पहले मतलब महासचिव रही थी, और ये प्रथम महिला थी, प्रथम महिला थी। यानी आपसे कोई पूछे राष्ट्रमंडल की प्रथम महिला महासचिव या जो मतलब वो कौन रही है, तो आप लेंगे पेंटिसिया स्कॉटलैंड का नाम, और ये दूसरे नंबर पे बनी है, लेकिन ये अफ्रीका की पहली है, तो इसलिए प्रथम अफ्रीकी महिला कह सकते हैं हम। अच्छा इसका अध्यक्ष कौन होता है सर? इसका अध्यक्ष होता है कि वहां का जो राजा होता है, और वो राजा है किंग चार्ल्स द्वितीय, वो इनके अध्यक्ष रहते हैं। अध्यक्ष और महासचिव चुने जाते हैं। बिल्कुल क्लियर है आपके पास? तो ये राष्ट्रमंडल की बात हो गई है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम मैगजीन की वर्ष 2025 के लिए 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतवंशी का नाम शामिल किया गया है? 100 प्रभावशाली, सावित्री जिंदल, रेशमा केवल रामानी, मुकेश अंबानी या एलन मस्क, है ना। तो इसका आंसर है रेशमा केवल रामानी, रेशमा केवल रामानी को इसके अंदर शामिल किया गया है।
अब रेशमा केवल रमानी है, इनको शामिल करने का कारण क्या रहा है? इनका कारण ये रहा है कि इन्होंने एक दवा बनाई है, स्किल सेल की दवा को मंजूरी दी थी। इसके कारण क्या हुआ है? एनीमिया और थैलेसीमिया जो रोग है उनके उपचार को संभव हुआ है, इसलिए इनको सुप्रभावशाली महिलाओं के अंदर इसका नाम दिया गया है। अच्छा, इनमें कुछ और ऑप्शन की बात करें हम, सावित्री जिंदल क्या है? देखिए सावित्री जिंदल ये है कि अभी फोर्ब्स ने, जो फोर्ब्स मैगजीन है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है कि अरबपतियों की, जो अरबपति होते हैं ना, उसकी संख्या में भारत तीसरे स्थान पर है। भारत तीसरे स्थान पर। पहला अरबपति कौन है? इलॉन मस्क है। इलॉन मस्क साहब है पहले जो विश्व के सबसे अरबपति हैं। फिर अगर हम भारत की बात करें तो पहले नंबर पे कौन है? मुकेश अंबानी है। और अगर महिला अरबपति की बात करें, महिला अरबपति की, तो वो सावित्री जिंदल है। वो कौन है? सावित्री जिंदल है, जो जिंदल जो टेक्सटाइल, जिंदल जो कंपनी, उसकी मालिक है और अभी वर्तमान में हरियाणा के हिसार से ये एमएलए है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे भारत का सबसे बड़ा अमीर यानी अरबपति कौन है? मुकेश अंबानी है, और सावित्री जिंदल महिला अरबपति के नाम आता है। और फोर्ब्स मैगजीन में भारत का तीसरा स्थान है अगर अरबपतियों की संख्या को काउंट करें तो। ओके जी, ठीक है जी, आगे देखते हैं हम। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? 52 मुख्य न्यायाधीश, देखिए आप, 52 मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना साहब, बी.आर. गवई साहब, डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब या यू ललित साहब, ये कौन है? तो इनके 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं बी.आर. गवई। ये 52वें मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, अच्छा, इनका कुछ और भी काम है क्या? इन्होंने जो धारा 370 थी, इसको हटाने के लिए जो एक मतलब कानून, मतलब इसको कोर्ट के अंदर जो रिट दायर की थी, उसको इन्होंने कैंसिल कर दिया था। यानी केंद्र सरकार के द्वारा जो धारा 370 थी उसको इन्होंने लागू रखा, इसको हटाया नहीं था। अच्छा, ये तो हो गए आपके 52 में। तो 51 संजीव खन्ना, ये 51वें नंबर पर रहे, यानी इनसे पहले ये रहे। अच्छा, डी.वाई. चंद्रचूड़ जो हैं वो आपके रहे हैं इसके बाद में 50वें नंबर पर, और फिर इसके बाद में यूवी ललित रहे 49 नंबर पर। डी.वाई. चंद्रचूड़ जो हैं ये भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले सीजेआई हैं। सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। अच्छा, भारत का प्रथम जो सीजेआई हैं वो कौन है? वो हैं हीरालाल कानिया, यानी H.J. कानिया। ये प्रथम आपके सीजीआई है, ये मुख्य न्यायाधीश है। आर्टिकल 124 होता है, उसके अंदर राष्ट्रपति जो होता है वो सीजीआई की नियुक्ति करता है, ये आपको पता होगा। अच्छा, एक और चीज देखें आप, अब तक आज दिनांक तक हमारे जो मुख्य न्यायाधीश है उसमें कोई महिला न्यायाधीश नहीं रही है। ठीक है ना, इसको आपको ध्यान रखना है कि अभी तक कोई भी महिला न्यायाधीश हमारे पास में नहीं रही है। लेकिन अगर सीनेटी को देखा जाए, सीनेटी के हिसाब से बनते हैं सारे, अगर सीनेटी के हिसाब से बनते हैं तो 2027 में वीपी नागरत्ना जो है वो हमारी प्रथम महिला 27 में सीजीआई बन जाएगी, है ना, अगर सीनेटी के हिसाब से चला तो। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे क्वेश्चन आ गए। अच्छा, एक और चीज देख लीजिए आप, इसमें बी.आर. गवई का जरूर ध्यान रखना आप इसके अंदर कि केंद्र सरकार की धारा 370 जो थी उसको उन्होंने यथावत रखा है कि ये यथावत रहेगी। जैसे हम बात करें राम मंदिर है, तो राम मंदिर के अंदर हम बात करें कि इसके अंदर किसने दिया था केस? जो पीठ थी वो किसकी थी? वो थी रंजन गोगोई की। अगला क्वेश्चन जो आपके पास में ये क्वेश्चन है बेटा, बड़े शानदार है, भारत वाले मुझे अच्छे लगे। 5 अप्रैल 2025 को किस देश द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र विभूषण पुरस्कार मिला है? भैया हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री है, माननीय प्रधानमंत्री है, इन दिनों देश की यात्रा पे थे, तो इनको मित्र विभूषण का पुरस्कार मिला है श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव, नेपाल। तो इनको मिला है श्रीलंका से मिला है। कहां से मिला है इनको? श्रीलंका से मिला है। और यहां पर श्रीलंका के राष्ट्रपति थे वो थे कुमार दिशानायके, उनके द्वारा इनको मित्र विभूषण पुरस्कार मिला है। अभी 24-25 में बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री जी मॉरिशस के अंदर भी गए हैं, इसके अलावा आपके इसके अंदर नाइजीरिया में भी गए हैं, काफी देशों के अंदर गए हैं जो मतलब उसके अंदर जहां पर इनको या इसी तरीके के पुरस्कार मिले हैं। तो मित्र विभूषण का नाम आएगा तो श्रीलंका आपको याद रहना चाहिए। 15 अप्रैल 2025 को
23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 23वां विधि आयोग। अब पहली बात तो ये होती है कि विधि आयोग का काम क्या है, हम इसको देखें। विधि आयोग का काम क्या है, तो आपको ये समझना होगा कि विधि आयोग क्या करता है, जो पुराने जो अनुप्रयुक्त जो कानून होता है उनको पहचानता है और उनको रद्द करता है, पहचानता है और उनको रद्द करता है। भैया रद्द कर दो, कोई मतलब के नहीं है। दूसरा क्या करता है ये कि जैसे अभी मान लीजिए हमारे पास में एक सिविल कोड आया था हमारे पास के अंदर, जैसे हम बात कर सकते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, सिविल कोड है, उसको लागू कर रहा है। अच्छा, ये जो विधि आयोग है इसका कार्यकाल कितना होता है? 3 साल होता है, 3 साल। आपको याद होगा जो अपने क्या था, वैदिक संस्कृति बोर्ड, उसका भी कार्यकाल 3 साल था, 3 साल का होता है। और इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। दिनेश माहेश्वरी है वो इसके अध्यक्ष हैं। ओके जी, विधि आयोग के इनका काम होता है पुराने वो जो अनुप्रयुक्त जो कानून होते हैं उन कानूनों को उनको पहचानना, जनहित याचिका जो याचिका आती है उनको भी सुनना, उनका उल्लंघन हो जाए तो उसको भी इसको देखने काम होता है। इसमें एक ऑप्शन है मांगीलाल जाट। मांगीलाल जाट जो है वो आपके पास में जो कृषि अनुसंधान परिषद है, हमारी राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान जो है उसके महानिदेशक बनाया गया है मांगीलाल जाट को, जो कहां के? राजस्थान के हैं, जो राजस्थान के है ना। ये हमारे जो किसके? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसके क्या बनाए गए हैं? इनको महानिदेशक बनाया गया है। डॉक्टर विपिन माथुर ये कौन है? आप याद कीजिए, मैंने बताया था कि जब मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया था तो इनको दिया गया था, मेरा अस्पताल मेरी जिम्मेदारी पर दिया गया था। और टीवी सोमनाथन कौन है? ये आपके कैबिनेट सचिव हैं, वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है? टीवी सोमनाथन है। ओके, कैबिनेट सचिव। अगला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम बड़े डिटेल में करेंगे, इसमें मजा भी आएगा बेटा, चीजों को हम देखेंगे। देखो इसके अंदर देखिए, मई 2025 में नासा के एक्सियोम है ना मिशन में अंतरिक्ष पर जाने वाले भारत के अंतरिक्ष यात्री कौन है? भारत के अंतरिक्ष यात्री कौन है? ठीक है ना, तो एक्सियोम मिशन है। ठीक है, पहली बात तो देखो मैं बिल्कुल डिटेल में बताता हूं। जो ये मिशन है ये मुख्यतः किसका मिशन था? ये मुख्यतः यूएसए का मिशन। ठीक है सर। अच्छा, इसमें सहयोग किसने किया? नासा ने किया। नासा के साथ में स्पेस जो एक्स है, जो आपके एलोन मस्क की जो कंपनी है, उन्होंने इसके अंदर काम किया है। बिल्कुल क्लियर सर। क्या किया इन्होंने केवल लॉन्चिंग जो है, जो लॉन्चिंग पैड होता है, यानी यहां से जो यात्री जाएंगे, अंतरिक्ष यात्री जाएंगे, कैसे जाएंगे, कब जाएंगे, वो इन्होंने पूरा मैनेज किया है। ठीक है, ये गए कब हैं? इनकी तिथि जो थी, जाने की तिथि थी वो थी 25 जून 2025 में गए हैं। और आए कब हैं ये आए हैं अभी 15 जुलाई 2025 को ही आए हैं, आने की तिथि हो गई सर। ओके जी सर, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब आपके दिमाग में और कुछ क्वेश्चन क्या आते हैं? अच्छा सर, ये तो आ गया, ये गए किससे हैं? तो ये गए हैं, मैंने बताया कि भेजने का काम इन्होंने किया, लॉन्चिंग जो पेड़ बनाया इन्होंने बनाया। तो इन्होंने क्या किया है कि एक यान था, उस यान का जो नाम है, उस यान का नाम है वो है क्रू ड्रैगन अंतरिक्षयान। क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान से गए हैं। पर एक रॉकेट है, उस रॉकेट के द्वारा देखें फैल्कन 9। अब समझिए आप कि अंतरिक्ष यान था, उसमें बैठे थे है ना, और उसमें फैल्कन रॉकेट के द्वारा ये वहां पर गए हैं। अब गए कितने जने हैं? गए हैं सर 4 यात्री गए हैं। कितने यात्री गए हैं? 4 यात्री गए हैं। ओके जी, 4 यात्री गए हैं। तो वापस बता दूं आपको मैंने कि ये मिशन मुख्यतः यूएसए का है और नासा स्पेस इन्होंने कोलैबोरेशन किया, इसमें काम किया इन्होंने इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, ड्रैगन अंतरिक्ष यान से गया, रॉकेट फैल्कन 9 जो फैल्कन 9 था उससे गए। 4 यात्री हैं। अब 4 यात्री, इसमें टोटल 60 एक्सपेरिमेंट हुए हैं, लेकिन भारत से जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं केवल कितने हुए हैं? 7 एक्सपेरिमेंट हुए हैं। भारत ने 7 एक्सपेरिमेंट किए हैं इसके अंदर। ठीक है। अब 4 यात्री कौन से हैं? एक का नाम है, इसके अंदर नाम है पिंग विंडसन। एक है पिंग विंडसन, पहली जो है वो है पिंग विंडसन, जो कहां से है? यूएसए से है। ओके जी सर, बिल्कुल ठीक है। दूसरे हैं आपके शुभांशु
शुक्ला हैं, ये भारत से हैं। ठीक है, आपके कौन से शुभांशु शुक्ला हैं, ये आपके भारत से हैं। तीसरे आपके हैं स्लोवेश, स्लोवेश जो हैं ये पोलैंड से हैं, है ना। और चौथे हैं तिबोर कोपू, तिबोर कोपू ये हंगरी से हैं। ये 4 जने के हैं। और एक बात और देखिए बेटा, इसमें जो कि पिग क्विंटसन थी, ये सबसे अनुभवी महिला है, एक महिला है। इनको अंतरिक्ष की मां कहा गया है। इसके अंदर क्या कहा गया है, अंतरिक्ष की मां कहा गया है कि इन्होंने उनका ध्यान रखा है। ठीक है, ये 4 यात्री गए हैं। अच्छा, ये गए कहां से, ये भी देखिए आप, ये आपके फ्लोरिडा के पास में, फ्लोरिडा के पास में वहां पर जो अंतरिक्ष स्टेशन है वहां से उड़ान भरी है और फिर ये अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन के अंदर चले गए हैं। और ये आए कहां पर थे, प्रशांत महासागर में आए थे। प्रशांत महासागर में इन्होंने लैंडिंग की थी, पानी के अंदर इन्होंने लैंडिंग की थी। ठीक है, भारत के लिए खास बात क्या है कि भारत 2027 में गगनयान लॉन्च कर रहा है। 2027 में गगनयान लॉन्च कर रहा है और गगनयान के अंदर ये है कि वो चाहता है कि मैं खुद स्वदेशी मतलब यान के द्वारा, रॉकेट के द्वारा अपने अंतरिक्ष यात्री को भेजूं। उसकी इन्होंने क्या कर ली, प्रैक्टिस कर ली है, गगनयान की प्रैक्टिस कर ली, जो 2027 में होने वाला है। तो मुझे उम्मीद है कि यहां से क्वेश्चन आ गया आपके, इसमें सारे आगे कि किस तरीके से जाएंगे। 4 यात्री के हैं और यहां पर ध्यान रखना आपकी, इनकी लॉन्च कहां से हुआ है, लॉन्च हुआ है फ्लोरिडा के तट से। ठीक है, और ये आए कहां से, ये प्रशांत महासागर में आए थे, अमेरिका के तट के पास में प्रशांत महासागर का जो एरिया है ये वहीं पर आए हैं। ठीक है जी। अच्छा, इनमें से अब दो कुछ यहां देख लेते हैं अपन। यहां पर आपके कल्पना चावला है, कल्पना चावला वही है जो अंतरिक्ष में गई थी, लेकिन यूएसए की थी, भारतीय मूल की थी बेटा, हम इस बात नहीं कर सकते। लेकिन ये कोलंबिया यान के अंदर गई थी 2003 में और वहां पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई लौटते समय और यहां पर एक्सपायर हो गई थी। अच्छा, सुनीता विलियम्स भी अमेरिका की है, ये भी गई है। ये सबसे ज्यादा ध्यान रखना आप, सुनीता विलियम्स है वो अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक रहने वाली महिला है, सबसे अधिक समय तक रहने वाली महिला है। ठीक है ना। और ये एक यान के द्वारा गई थी, उस यान का नाम है स्टारलिंक, स्टारलिंक यान है। वो यान खराबी हो गया था, उसके कारण क्या करा कि यहां पर ये स्टार लाइनर यान था, यान का नाम क्या था, स्टार लाइनर। और ये यान खराब रहा, इसी कारण ये गए तो 8 दिन के लिए थी, लेकिन इनको 9 महीने के लिए रुकना पड़ा वहां पे। और राकेश शर्मा जी को कौन नहीं जानता है, ये 1984 के अंदर पहली बार अंतरिक्ष में गए थे, 1984 में गए थे पहली बार। और ये यहां पर सोवियत संघ के सहायता से गए थे, सोवियत संघ के सहायता से यहां पर गए थे। हमारे प्रथम अंतरिक्ष यात्री हैं और इस मिशन का नाम था सोयूज T11, सोयूज T11 ये मिशन था। इस मिशन के अंतर्गत राकेश शर्मा हमारे प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। अब हमारे पास में दूसरे अंतरिक्ष यात्री आ गए हैं, हमारे शुभांशु शुक्ला साहब। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको चीज समझ में आ गई। अब देखिए यहां से भी क्वेश्चन आता है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 अधिनियम कब लागू हुआ। देखिए वक्फ संशोधन विधेयक है ना बेटा, ये 1995 का है। थोड़ा सा देखिएगा, जो वक्फ संशोधन विधेयक है ये 1900 मतलब वक्फ विधेयक, माफ कीजिएगा, वक्फ जो विधेयक था वो 1995 का है। इसमें यह था कि जो वक्फ समिति है वो किसी भी जो भी जमीन है उसको वक्फ में घोषित कर सकती है, उस पर उसका अधिकार हो जाएगा। इसमें संशोधन किया गया है विधेयक में, खाली विधेयक में संशोधन किया गया बेटा, और इस विधेयक में संशोधन किया गया है 2025 और इसका नाम रखा है उम्मीद विधेयक, उम्मीद 2025 एक्ट। उम्मीद क्यों रखा गया है, उम्मीद का मतलब यहां पर आप यूं ले सकते हैं कि U4 आपके पास में आ जाएगा कि आप इसमें यूनिफाइड आ गया मैनेजमेंट, E4 आ जाएगा इंप्रूवमेंट इफिशिएंसी डेवलपमेंट एक्ट। इसमें कहा गया है कि अब एक समिति बनेगी, उस समिति के अंदर गैर मुस्लिम भी होंगे, 2 महिला होगी कम से कम, और वो इसके अंदर देखेगी कि भाई वहां पर उसको वक्फ बोर्ड संपत्ति घोषित किया जा सकता है या फिर नहीं किया सकता है। अब हुआ क्या है, आप ये देखिए आप कि सबसे पहले अपने पास में क्वेश्चन है कि विधेयक लागू कब हुआ। सबसे पहले 3 अप्रैल को ये लोकसभा में पास हुआ, सबसे 3 अप्रैल को ये लोकसभा में पास हुआ, और लोकसभा के अंदर जब पास हुआ तो यहां पर 288 तो क्या पड़े हैं, इसके पक्ष में वोट पड़े हैं, 288 तो पड़े हैं पक्ष में, और 232 पड़े हैं इसके विपक्ष में।
फिर ये 4 अप्रैल को पास हुआ है राज्यसभा में सर, और यहां पर 128 तो पक्ष में पड़े हैं और 95 पड़े हैं इसके विपक्ष में। फिर ये 5 अप्रैल को जो हमारे राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इनको मंजूरी दे दी है ना। और 8 अप्रैल 2025 को ये विधेयक बनके, अधिनियम बनके ये पारित हो गया है। अब ये है कि अगर कोई भी संपत्ति का मालिक है, अगर वो कोर्ट में जाना चाहता है तो कोर्ट में जा सकता है, 90 दिन के अंदर हाई कोर्ट में जा सकता है और कह सकता है कि संपत्ति मेरी है, ये वक्फ बोर्ड में शामिल नहीं होगी। आगे देखते हैं आप, सिंधु जल समझौता में कौन सा प्रावधान नहीं है। काफी अभी हाल ही में घटना हुई बेटा, 22 अप्रैल को हुई थी, जो काफी एक हमको झकझोर देने वाली घटना थी, है ना, जिसमें पहलगाम में हुआ था 22 अप्रैल। इस घटना को कैसे भूल सकते हैं हम, पहलगाम में तब जो हमारे जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान है, वहां से जब हमला हुआ तो हमने कुछ कड़े कदम उठाए थे। उसमें पहला कदम था कि सिंधु जल समझौता है, इसको हमने निरस्त कर दिया था। यह समझौता कब हुआ है, 1960 में हुआ था। इस वक्त प्रधानमंत्री हमारे जो थे वो थे नेहरू जी थे, और पाक से जो राष्ट्रपति थे वो थे अयूब खान थे। उन्होंने ये समझौता किया था, दिल्ली में हुआ था। और उसमें चीजें क्या की गई थी देखिए आप, कि सिंधु के संधि के तहत भारत के पश्चिमी नदियों पर, जैसे नदियां जो समझिए आप, ये हमारे भारत का नक्शा है, जो पश्चिमी नदियां थी सिंधु की, उस पर अधिकार किसका होगा, माफ कीजिए, उस पर अधिकार होगा पाकिस्तान का, और पूर्वी नदियों पर अधिकार होगा भारत का। तो इसमें पहली लाइन कि इन नदियों पर कोई भी भंडारण प्रणाली बनाने से रोका गया। बिल्कुल, हमने जो समझौता किया उसमें था कि हम यहाँ पर कोई बांध नहीं बना सकते हैं, और भारत केवल 20% पानी का उपयोग करेगा, बाकी 80% पानी पाकिस्तान को जाएगा। सिंधु जल समझौता 1965 में हुआ, ये गलत है बेटा, 1960 में हुआ है, हमने कर लिया, तो इसमें ये उत्तर हो जाएगा। पश्चिमी नदियां जैसे सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, इसमें पाकिस्तान का अधिकार होगा, बिल्कुल है। और पश्चिमी पूर्वी नदियों पर ये व्यास, रावी, सतलज पर पानी का इस्तेमाल का भारत का अधिकार होगा। और टोटल ये था कि 80% ही 20% हम रोकेंगे, 80% कहां जाएगा, पाकिस्तान में जाएगा। लेकिन अब हमने इस योजना को स्थगित कर दिया है, तो अब हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, बांध बना सकते हैं या कूटनीतिक रूप से पाकिस्तान को घेर रहे हैं। आगे क्वेश्चन देखें आप, 28 अप्रैल 2025 को भारत ने किस देश के साथ अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा राफेल मरीन फाइटर जेट किया है। देखिए ये किया गया राफेल का नाम सुना होगा, और फ्रांस का नाम आता है, लेकिन अब की बार मरीन है बेटा, मरीन यानी पानी के अंदर। तो ये समझौता किया गया है फ्रांस के साथ में, तो सही है। ये किया गया 64,000 करोड़ का समझौता है सर, 64,000 करोड़ रुपए का समझौता है। इस समझौते के अंदर यह है कि यहाँ पर 26 राफेल जो राफेल हमको देंगे, मरीन राफेल 26 देंगे, जिनमें से 22 तो होंगे सिंगल सीटर, यानी सिंगल सीट वाले होंगे, और जो 4 होंगे वो होंगे डबल वाले, जो डबल सीट वाले वो 4 होंगे। 2026 तक ये हमको देने की बात चल रही है, क्योंकि 2026 तक हमको दे देंगे इसको, और जब ये आ जाएगा तो इसकी तैनाती की जाएगी, वो INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य पर इस राफेल की तैनाती की जाएगी, जिससे हमारी जो नौसेना है वो काफी मजबूत हो जाएगी। ओके जी, अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में यूनेस्को द्वारा भारत के किन प्राचीन अभिलेखों को मेमोरीज ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया, यानी ऐसे महाकाव्य, ऐसे काव्य जिनको हम वाकई में एक मतलब इसमें शामिल कर सकते हैं, वो कौन से महाकाव्य हैं। देखिए अभी तक यूनेस्को ने जो है ना बेटा, यूनेस्को ने भारत के 14 जो ऐसे ग्रंथ हैं, इनको मेमोरीज ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया गया है। और अभी जो हाल ही में शामिल किया गया है, भगवद गीता, नाट्यशास्त्र, रामचरितमानस 1 व 2, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका इसमें भगवद गीता और नाट्यशास्त्र दोनों को किया गया। ठीक है, 14 को हमने, अब तक 14 है, इनमें से 2 ही हैं अब आए हैं, टोटल 14 हो गए हैं। अच्छा, भगवद गीता ये महाभारत जो महाकाव्य है उनका पाठ है, बिल्कुल सर। महाभारत किसने लिखी थी, वेद व्यास ने लिखी थी सर, ओके सर। अच्छा, भगवद गीता जो है, अगर हम भगवद गीता की बात करें तो ये कृष्ण जी के द्वारा अर्जुन को उपदेश दिए गए थे, कृष्ण जी का अर्जुन को उपदेश है। इसके अंदर टोटल 700 तो श्लोक हैं, ठीक है, और 18 क्या है इसमें, अध्याय हैं, ठीक है। अच्छा, नाट्य शास्त्र है, ये लिखा गया है भरत मुनि के द्वारा, भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है, और यहां पर 36,000 श्लोक हैं, 36,000 श्लोक है ना।
अब ये आप समझ गए, तो इस पर 14 ऐसे हैं जो इस रजिस्टर में, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किए गए। एक चीज और अपन यूनेस्को के बारे में पढ़ लें, तो यूनेस्को की स्थापना हुई है 1945 में हुई है बेटा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में देखा गया कि हमको रक्षा के, शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में काम करना है, तो इसकी स्थापना करनी पड़ेगी। इसका मुख्यालय कहां पर है? पेरिस में है। इसका मुख्यालय कहां पर है? पेरिस में। ओके, अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में किस राज्य ने सिमलीपाल, यहां से ले लेते हैं, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया? आपको बताया था मैंने कि जो राष्ट्रीय उद्यान होता है, पहले भी बात करी है, ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत घोषित किया जाता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत, यानी आपके इसमें 1972 के तहत जो हुआ उसके द्वारा घोषित किया जाता है। बिल्कुल सीधी सी बात है। तो अभी जो 107वां जो सिमलीपाल घोषित किया गया है, यूपी, उड़ीसा, केरल, उत्तर प्रदेश, तो यह है उड़ीसा में। अब उड़ीसा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हो गए बेटा। उड़ीसा में केवल 2 ही राष्ट्रीय उद्यान है उड़ीसा के अंदर। पहला तो कौन सा है? पहला तो ये रहा, सिमलीपाल है, और दूसरा है वो है पहले का भीतरकनिका, जो एक था अब 2 हो गए हैं, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। यानी अब उड़ीसा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं, भीतरकनिका और दूसरा सिमलीपाल। ये पहले टाइगर रिजर्व था, अब इसको राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया। हम बात करें, अगर बात करें पूरे भारत में, अगर हम राजस्थान की बात करें तो टाइगर रिजर्व बताए थे आपको कितने हैं? 5 हैं, है ना। रणथंभौर था, सरिस्का था आपके पास में, इसके अलावा आपके पास में धौलपुर करौली वाला भी था, आपका मुकुंदरा भी था, ठीक है ना। जो रामगढ़ विषधारी था, वो 5 थे हमारे पास में। तो अगर हम बात करेंगे सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो वो एमपी में है बेटा, 11। और अगर टाइगर रिजर्व की बात करें, सर्वाधिक विश्व भारत के टाइगर रिजर्व की बात करें, तो वो भी एमपी में है, और वो भी कितने? 9, जिनमें से 2 अभी थे। मैंने पिछले में बताया था आपको वीडियो के अंदर, 2 थे। एक का नाम क्या था आप बताएं? एक तो माधव राष्ट्रीय उद्यान था, है ना, और एक रातापानी था। माधव राष्ट्रीय उद्यान और रातापानी, इनको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश का सर्वाधिक ऊंचाई वाला जलवायु अनुसंधान केंद्र कहां स्थापित किया गया? ऊंचाई वाला है तो पहाड़ों में किया गया। शिमला, उधमपुर, लेह, श्रीनगर? नहीं सर, ये उधमपुर में किया गया है। उधमपुर कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है, यहां पर किया गया है। और ये ध्यान रखेगा कि जैसे हम भारत के नक्शे की बात करें तो पश्चिमी जो क्षेत्र है उसकी जलवायु की बात करेंगे, वहां पर जो एयर सोल है, बर्फ पिघल रही है नहीं पिघल रही है, ग्लोबल वार्मिंग का कितना इफेक्ट हो रहा है, उन सबका यह अध्ययन करेगा। ठीक है, अब देखो, किस देश के द्वारा भारत को E5 और E3 बुलेट ट्रेन मुफ्त में उपलब्ध कराई गई है? ये बुलेट ट्रेन का नाम तो आपने पहले सुन लिया होगा। बुलेट ट्रेन किसने दी है बताइए आप? बुलेट ट्रेन दी है फ्रांस, चीन, जापान या रूस ने? सर जापान ने दी है ना। और ये चल रही है मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलेगी सर, मुंबई से अहमदाबाद के बीच में चलेगी। चलाएगा कौन, सहयोग कौन कर रहा है? जापान कर रहा है। जापान अभी E5 और E3 नाम की टेक्नोलॉजी जो हमको दे रहा है। टोटल कितनी है ये? 508 किलोमीटर लंबा मार्ग है, 508 किलोमीटर लंबा मार्ग है। और यहां पर पहली बार ये मान लीजिए कि अंडरग्राउंड जो वाटर टनल है, यानी यहां पर ट्रेन ऐसी चलेगी जो पानी के अंदर चलेगी, तो वो भी चलाई जा रही है। यानी पहली बार अंडर वाटर टनल बनाई जाएगी। किसके लिए? ये बुलेट ट्रेन के लिए बनाई जाएगी। ठीक है, ये एक सपना है जो ये इसकी संभावना ये चल रही है कि 2028 तक हम इसको पूरा कर लेंगे, 28 तक हमारी ये पूरी हो जाएगी। 31 मार्च 2025 तक की अवधि में भारत में कुल अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता कितनी है? इस क्वेश्चन को मैंने बड़ा सोच समझ के बनाया, बड़े ध्यान से देखना। अक्षय ऊर्जा का मतलब बेटा, अक्षय ऊर्जा का मतलब हम सौर ऊर्जा की बात भी कर लेते हैं, अक्षय ऊर्जा का मतलब हम पवन ऊर्जा की बात भी कर लेते हैं। तो ये कह रहा है कि 31 मार्च तक भारत की कितनी थी? तो भारत की 500 गीगावाट, 220.10 गीगावाट, 34,136 मेगावाट, 125 गीगावाट, है ना। तो गीगावाट ज्यादा होता है, तो इसका उत्तर है 220.10 गीगावाट। ये भारत की है मार्च तक की। ओके जी, लेकिन अगर बात करें कि 2030 तक भारत कितनी कर लेगा, तो 500 गीगावाट कर लेगा। भारत का सपना है, भारत का लक्ष्य है कि वो अक्षय ऊर्जा कर लेगा 500 गीगावाट। ठीक है। अच्छा, राजस्थान की मार्च तक कितनी है? तो राजस्थान की जो मार्च या अप्रैल तक माने, वो है अक्षय ऊर्जा जो है स्थापना, अक्षय ऊर्जा जो है स्थापित, वो है 34,136 मेगावाट। लेकिन अगर 2030 तक बात करूं कि राजस्थान का लक्ष्य कितना है,
2030 तक का, वो है 125 गीगावाट का है। अब मुझे बताएं यहां से अगर आएंगे तो आप गलत करेंगे क्या? मतलब मार्च अभी 25 तक भारत की जो अक्षय ऊर्जा स्थापित योजना है हो चुकी है वो 220 के करीब हो गई है, लेकिन सपना है, लक्ष्य 500 का है। राजस्थान की 34,136 मेगावाट हो गई, लेकिन सपना या लक्ष्य कितना है? 125 गीगावाट का है। हम कर लेंगे अक्षय ऊर्जा में यहां पर। ठीक है, चलो लास्ट एंड नॉट लीस्ट आखिरी प्रश्न आ गया है। मुझे उम्मीद है कि बेटा आपको चीजें समझ में आएगी, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, लंबा होना था यार, क्योंकि चीजें ऐसी थी कि मुझे सब समझाना पड़ा। तो हम एक एक क्वेश्चन पर काम करेंगे तो टाइम लगेगा। आप ये मानकर चलिए मैंने यहाँ पर 60-70 क्वेश्चन नहीं कराए हैं, आप ये मानकर चलिए कम से कम हमने से डबल ट्रिपल क्वेश्चन करे हैं। आप करके देखना एक बार बेटा, आपको मिलेंगे क्वेश्चन यहाँ पर। अब देखिए अंतिम क्वेश्चन, 24 अप्रैल 2025 को किस भारतीय फिल्मकार को फ्रांस का प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान प्रदान किया गया? सुदर्शन पटनायक, कुमार मंगलम बिरला, पायल कपाड़िया या विनोद कुमार शुक्ल? आप बताइए इसके अंदर क्या आएगा। यहां पर आंसर में आप देखिए यहां पर क्या रहेगा। अब देखिए इसके अंदर यहां पर इसका आंसर है पायल कपाड़िया। क्या आंसर है इसका? पायल कपाड़िया। पायल कपाड़िया एक भारतीय एक फिल्म निर्देशिका है जिनको कहां पर? फ्रांस का एक प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान दिया गया है। अब मैं बाकी ऑप्शन में बात करता हूं। सुदर्शन पटनायक, इनको ब्रिटेन से जो सैंड यानी जो रेत होती है ना, रेत से आपने देखा होगा कभी यूट्यूब पे भी देखा होगा कि एक व्यक्ति है जो सैंड से काफी बड़ी आकृतियां बनाने थे, वो सुदर्शन पटनायक साहब ही हैं, है ना। इनको ब्रिटेन का सैंड का एक अवार्ड मिला है, सैंड से रिलेटेड एक अवार्ड मिला है। अच्छा, कुमार मंगलम बिरला, इनको मिला है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड दिया गया है। किनको दिया गया है? कुमार मंगलम बिरला को। ओके जी। अच्छा, विनोद कुमार शुक्ल, इनको अभी 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है किनको? विनोद कुमार शुक्ल को। और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या होता है? साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार, साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। अगर हम बात करें 58वां किसको मिला था? 58वां मिला था रामभद्राचार्य जी को, हमारे जो संत हैं, संस्कृत में मिला था, संस्कृत भाषा में मिला था। और एक मिला था गुलजार साहब जो फिल्मों में काम करते हैं, इनको उर्दू के लिए मिला था। ठीक है, उर्दू के लिए मिला था, है ना। तो ये सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार है। अच्छा, मिलता किस भाषा में है? इसको भी देख लीजिए आप थोड़ा सा। ये मिलता है हमारे यहां पर जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची है, उसमें जो 22 भाषा है, यानी जो 22 भाषा शामिल है, उसमें अगर अच्छा काम करेंगे तो फिर आपको ये पुरस्कार मिलता है। ऐसा नहीं है कि राजस्थानी भाषा में नहीं मिलेगा, ये उन 22 भाषाओं के लिए मिलेगा। तो रामनाथ जो विनोद कुमार शुक्ल हैं, इनको हिंदी साहित्य के लिए मिला है, हिंदी साहित्य में अपने अमूल्य योगदान के लिए मिला है। और इनकी पुस्तक का नाम है एक दीवार में खिड़की रहती थी। एक दीवार में खिड़की रहती थी, यानी दीवार में खिड़की रहती थी। इनका एक साहित्य, जिसके मतलब काफी साहित्य लिखे, इसलिए इनको ये पुरस्कार मिला है। तो मुझे उम्मीद है कि बेटा आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मैंने पूरे जोश के साथ पढ़ाने की कोशिश की है। थकान तो हुई है, लेकिन आपका उत्साह देखकर, और मुझे उम्मीद है कि मैं आपके लिए बेनिफिशियल क्लास लेकर आऊंगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलते हैं, जहां पर हम मार्च अप्रैल कर चुके हैं, मई के अंदर बात करेंगे, जिसमें मैं राजस्थान और भारत एक साथ लेकर आया हूं। वहां पर भी इसी तरीके से पोस्टमार्टम करेंगे और चीजें आपके सामने लेकर आएंगे। जो क्वेश्चन पूछे हैं मैंने, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो भी देख रहे हैं ना, तो भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मुझे यहाँ पर आप इसके आंसर बताएं। ठीक है, और मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। आप अपने यूं ही पढ़ते रहे, अपना ध्यान रखें और बस यूं आगे बढ़ते रहें। थैंक यू बेटा।